नमस्कार सभी आदरणीय वरिष्ठ जन जो गुणीजन हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का आज हाइकू वर्कशाला जिसे क्या वर्कशाला कहती हूँ कार्यशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज पूरी आशा करते हैं कि आज जो भी हाइकू के छोटे मोटे प्रश्न हमारे लिखते समय जो हमारे सामने होते हैं उन सब का उत्तर आज हमें मिलेगा, क्योंकि आज हमारे साथ कमलेश भट्ट सर जो हाइकू में जिनका परिचय दिया जाएगा। कुलभूषण व्यास जी ने भी किताबें लिखी है इन पर, वो भी हमारे साथ सम्मिलित हैं। और हमारे साथ डॉक्टर जगदीश व्योम जी भी हैं। और हम पूरी आशा करते हैं और पूरा विश्वास रखते हैं कि आज जब हम जाएंगे तो उच्च स्तर का हाइकू लिख पाएंगे। और इसी आशा के साथ इस सुंदर सी शाम की शुरुआत जो है, मैं चाहूंगी कि दीपा जी से आग्रह करूं कि एक सरस्वती वंदना, जो साहित्य का कोई कार्यक्रम है तो वंदना से शुरू करना शुरुआत होती है। तो दीपा जी आप आए और बाकी सब लोगों को मैं आग्रह करूं कि वो म्यूट कर लें अपना माइक, जिससे हम दीपा जी को सुन सके और उसके शुरुआत करते हैं। सो बहुत बहुत स्वागत सभी का। चले हम शुरुआत करते हैं आज की हाइकू कार्यशाला का। धन्यवाद। धन्यवाद स्नेहा जी। और जैसा कि स्नेहा जी ने कहा, ये कार्यशाला है और हम सभी जिज्ञासु हैं, सीखने के बहुत इच्छुक हैं। इसलिए माँ सरस्वती के आशीर्वाद के बिना तो कोई आरंभ काम हो ही नहीं सकता। तो एक छोटी सी वंदना मैं गाना चाहूंगी। आशा करती हूँ मेरी आवाज आप तक स्पष्ट पहुंच रही है। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रप्रथिभिः देवैः सदा पूजिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा। बहुत सुरीले मिठास के साथ तुमने इस कार्यक्रम का आरंभ किया है। तो अब इसके बाद मैं कौशल से कहूंगी कि वो आज हमारे अतिथिगण जो वक्ता है परिचय ले और सबको बताएं कि हम मुताबिक हो रहे हैं, और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं कौशल भुट्टो डियर जिंदगी और से आयोजित आज की इस हाइकू काव्य विधा कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस कार्यशाला में हम हमारे माननीय अतिथि वक्ताओं से हाइकू काव्य विधा की बारीकियों के बारे में। कौशल जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। आवाज आ रही है अभी? तो मैं इसके लिए सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे आदरणीय कुलभूषण व्यास जी। इनके हाइकू के लिए जो विशेष लगाव है, इससे हम सभी परिचित हैं। तो मैं थोड़ा सा उनका परिचय देना चाहूँगी कि ये जोधपुर राजस्थान के मूल निवासी और हिंदी प्रेमी कुलभूषण व्यास जी ने विज्ञान में स्नातक और लंदन से मीडिया और मास कम्युनिकेशन में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। छोटी उम्र से ही रेडियो से लगाव के कारण आगे चलकर आकाशवाणी से जुड़ गए
टोरंटो रेडियो के लिए भी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग तथा नई दिल्ली के रेडियो जॉकी रहे हैं। सन 2000 में शारजा में एफएम रेडियो जॉकी के रूप में कार्य किया है। इनकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है और एक पुस्तक प्रकाशनाधीन है। वर्तमान में शारजा से ये हाइकू के प्रचार प्रसार में लगे। आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार, आप सभी का सबसे पहले तो स्वागत है। आप सभी लोगों ने कविता की इस विधा हाइकू के लिए जो अपना अमूल्य समय निकाला, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं स्नेहा देव जी का, जिन्होंने कि इस कार्यक्रम को आयोजित किया। और मतलब उनकी उनकी अब पिछले अभी कुछ दिन पहले कमलेश भट्ट कमल जी आए थे, तब भी हमने हाइकू पे कार्यक्रम किया था, लेकिन वो पर्सनल मीटिंग थी। और अभी जो है ये पहला ऑनलाइन प्रोग्राम हुआ है, तो मैं स्नेहा जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ कमलेश भट्ट कमल जी का और जगदीश व्योम जी का, जो लोग हाइकू के क्षेत्र में एक स्तंभ हैं। और हालांकि मैंने हाइकू सीखा था पूर्णिमा वर्मन जी से शारजा में, और पूर्णिमा वर्मन जी तो खैर अभी आजकल यहाँ रहती नहीं है, लेकिन हाइकू से इतना लगाव हुआ मुझे, हाइकू के प्रति इतना लगाव हुआ कि खोजते 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 मैं उसकी जड़ तक पहुंचा। जापान के मात्सुओ बाशो, जिनका जन्म 1644 में हुआ था, उनके गांव भी जाकर आया मैंने हाइकू की पूरी यात्रा को जाना, और ये भी जाना कि हाइकू के कितने प्रकार हैं, हाइकू की कितनी विधाएं हैं, हाइकू कितनी तरह से लिखी जाती है, और आज हाइकू अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लिखी जाती है। हालांकि हिंदी में मूल रूप से जो उसका प्रचार और प्रसार किया है वो तो हम अभी जानेंगे ही, श्री कमलेश भट्ट कमल जी और डॉक्टर जगदीश व्योम जी से। वो मूल रूप से जो हिंदी में इसका प्रचार और प्रसार किया वो डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा ने किया। उसके पहले डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर पहले आदमी थे जिन्होंने कि जापान से जब वो वापस आए, शायद 1913 में, या मुझे सन तो याद नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि वहाँ एक हाइकू होता है, और हाइकू फिर शिशु के रूप में ही रहा हाइकू। इस तरह से अज्ञे जी ने भी कुछ हाइकू लिखे हैं, लेकिन ये जब तक सत्यभूषण वर्मा नहीं आए थे तब तक ये आप कह लीजिए कि एक शिशु के रूप में रहा। सत्यभूषण वर्मा जो हैं वो जापानी भाषा के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, और मतलब जेएनयू में वो जापानी विभाग के विभागाध्यक्ष भी थे। तो पिछली बार जब कमलेश भट्ट कमल जी यहाँ आए थे तो उन्होंने बताया था कि पहली बार हिंदी हाइकू लिखने वालों को ये पता चला उनके माध्यम से ही कि 5-7-5 में 3 पंक्तियों में हाइकू लिखी जाती है। और डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा ने इतना काम किया, मतलब वो एक अंतर्देशीय पत्र पे सबके हाइकू भी छपवाते थे, सबके हाइकू पोस्ट भी करते थे, और उन्होंने उनको अवार्ड भी मिला था जापान से। तो ये सब बातें हम जानेंगे आज। तो हिंदी तो छोड़िए, हिंदी तो मतलब लोग बाग अपनी रीजनल लैंग्वेज, 15-17 लैंग्वेजेस जो हैं भारत की, उसमें हाइकू लिखा जाता है, राजस्थानी में हाइकू लिखा जाता है, और मतलब मराठी में हाइकू लिखा जाता है, और भी कई मतलब भाषाएं हैं जिसमें हाइकू लिखा जाता है, क्योंकि बेसिकली ये 3 लाइन का विधा है ये। तो मैंने ये सोचा कि जापान में जाके इसका पता लगाया जाए कि आफ्टर ऑल हाइकू
है क्या, हाइकू किस तरह की विधा है। तो सिर्फ इसी ले गया मैं, मतलब 3 दिन मैंने इसी के लिए निकाल के रखे थे कि मैं अपने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ गया था, और फिर मैं मात्सो बाशो के गांव भी जाके आया। तो आप देखिए कि हाइकू 16वीं शताब्दी में, शायद 1654 या 55 में शुरू हुआ था ये, आई थिंक 1660 में शुरू हुआ था, और उसे आज की तारीख तक, आप देखिए आज की तारीख तक एज इट इज सुरक्षित रखा हुआ है, एज इट इज सुरक्षित रखा हुआ। और मतलब मात्सो बाशो ने जो हाइकू लिखा, हालांकि उनकी उम्र सिर्फ 50 साल थी, 50 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उनका जो भी काम था और जितना भी काम था, वो एक एक काम पूरा संग्रहित करके रखा हुआ है। मात्सुओ बाशो का घर भी उन्होंने एज इट इज रखा हुआ है। मात्सुओ बाशो की जो स्कूल थी जहां वो शिक्षा देते थे, वो भी सुरक्षित रखा हुआ है। इसके अलावा मात्सुओ बाशो ने जो गवर्नमेंट ने मात्सुओ बाशो का एक संग्रहालय बनाया, और उस संग्रहालय में उनकी हस्तलिखित कॉपियां हैं जिसपे वो लिखते थे। तो ये पूरा प्रदर्शित है, और हालांकि सिर्फ 2 या 3 किताबें इंग्लिश में थी, बाकी बहुत सारी बुक्स जो हैं वो जैपनीज में थी। तो बहुत सारा नॉलेज मुझे वहां से मिला। ये हालांकि बात है कि हम हिंदी में क्या हो रहा है, हिंदी में किस तरह से काम हो रहा है, और हिंदी के हाइकू किस तरह से लिखे जाते हैं, इसमें तो कमलेश भट्ट कमल जी और डॉक्टर जगदीश व्योम ही ज्यादा बता सकते हैं। मैं तो हालांकि लिखता हूँ, लेकिन और सबसे पहली किताब मैंने भी हाइकू की लिखी, हाइकू इंद्रधनुष। लेकिन और जगदीश व्योम जी की हाइकू दर्पण आती थी, आती है शायद अभी भी, वो उसमें भी मैंने लिखा था। तो लेकिन पूर्णिमा वर्मन जी ने बार बार उत्साह दिया हमको तो हमने हाइकू लिखना शुरू किया, और इस तरह से मैं, अब देखिए आपकी NHK रेडियो जापान का है, उस पर भी मैंने हाइकू पढ़े, हिंदी के हाइकू। तो इस तरह से हाइकू पूरे विश्व में आज की तारीख में प्रचलित है। और हिंदी हाइकू की हम बात करेंगे आज यहाँ, कि हिंदी हाइकू कितना कठिन है या कितना सरल है, ये एक दूसरी बात है, लेकिन वाकई हाइकू लिखना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। हाइकू ऐसे नहीं लिखा जाता जैसे आप सोच लेते हैं कि चलिए 3 पंक्ति का एक कविता है और 5-7-5 उसमें अक्षर आते हैं, तो ऐसे इस तरह से नहीं लिखा जाता। क्योंकि हाइकू जो है वो एक जब आप अंदर उतरे हुए हों, जब आप साधना में हों, तब उस क्षण की अनुभूति है। और 5-7-5 ये बुद्ध के लिए 5-7-5 बहुत महत्वपूर्ण है। 5 और 7 और 5 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है कि पंच तत्व शरीर से निकलकर सप्तऋषि मंडल तक जाना, और सप्तऋषि मंडल से वापस 5 में आना, वो जाने और आने के बीच का जो अनुभूति है, वो हाइकू है। तो हाइकू बहुत गहरी विधा है, बहुत गहरा शब्दों का चयन इसमें होता है, और लाइक आजकल तो इंग्लिश के शब्द भी आने लगे हैं हाइकू में।
कि आप हाइकू कोई एक उसमें कोई इंग्लिश का शब्द भी डाल दीजिए, पिज्जा और ये हॉस्पिटल और ऐसे करके। तो तो मेरे ख्याल से हाइकू जो है वो बहुत ही गहरी विधा है। हम जो सोचें, जो चिंतन करें, जो मनन करें, वो भाव जो है वो हाइकू में आना चाहिए। तो इस ये थोड़ी सी छोटी सी एक बात है हाइकू के प्रति। और मैंने ये भी पूछा लोगों से जापान में कि हिंदी हाइकू का क्या सीन है यहाँ पे। तो सब ने कहा कि हिंदी हाइकू यहाँ नहीं चलता, लेकिन अब ठीक है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि NHK में आ गया, जापान के रेडियो पे हिंदी भाषा में तो हाइकू आया कम से कम। और इस तरह से दूसरे लोग जो हैं वो भी हाइकू में हिंदी को शामिल करेंगे शायद, क्योंकि सत्यभूषण वर्मा साहब ने खुद ने कभी हाइकू नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ हाइकू को ट्रांसलेट किया, उन्होंने सिर्फ हाइकू को बताया हमको, और 5-7-5 की विधा उन्होंने बताई। लेकिन और उनको प्राइज भी मिला, मतलब इट इज अ वेरी बिग थिंग टू गेट अ प्राइज फ्रॉम जापान। तो सत्यभूषण वर्मा जी और उनकी श्रीमती जी से भी मैं मिल के आया करीब 2 साल पहले। तो उनकी श्रीमती जी भी, उनके घर में आप देखिए पूरी दीवार जितनी है उतनी दीवार जितना उनका एक कोट है, वो जैपनीज कोट, मतलब वो वहाँ रखा हुआ है। और उन्होंने 2 जो हाइकू लिखे हुए थे उनके, मात्सुबाशो के ही हाइकू जो लिखे हुए थे, वो 2 हिंदी में ट्रांसलेट करके 2, आप देखें पूरी दीवार, अपने अपने घर की जो पूरी दीवार है इस लेंथ के हैं वो, और उन्होंने 2 मुझे गिफ्ट की। तो बहुत मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने हाइकू के अलग-अलग रंगों को, अलग-अलग रूपों को देखा है। और अभी भी मैं समझता हूँ कि मैं तो हाइकू लिखता नहीं, मतलब हाइकू लिखता हूँ लेकिन अभी भी वो चीज़ नहीं आई है जो आनी चाहिए। तो इस तरह से हाइकू मैं अभी भी लिख रहा हूँ, लिखता रहता हूँ हाइकू। जब मुझे कोई भाव निकल के आता है, उसको मैं हाइकू में तब्दील कर देता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं हाइकू के बारे में मेरी ओर से। और अगर आप कहें तो अभी मैं हाइकू पढ़ दूँ, या आप कहें तो बाद में पढ़ दूँ, लाइक इट इज़ अप टू यू, अप टू एवरीवन। स्नेहा जी। सर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और क्योंकि हम हाइकू विधा के बारे में अभी फोकस कर रहे हैं, तो मैं हाँ, चाहती हूँ कि जब वो हाइकू के उदाहरण और उस पे आए तो फिर हम आप जरूर वापस से सुनाएं, क्योंकि ठीक अभी है। ये वहाँ पर फोकस करते कि ये है क्या हाइकू की परिभाषा, और उससे हाँ, ठीक। प्रोसेस कर शायद आसानी होगी। बहुत बहुत आभार आपका कौसर। आप बहुत धन्यवाद सर। और बहुत ही गहरी बात आपने कही कि पंच तत्व से सप्तऋषि मंडल तक जाकर और वापस पंच तत्व में आना हाइकू विधा है और बिल्कुल आसान नहीं है। और इसी को सीखने के लिए आज की ये कार्यशाला आयोजित की गई। तो अब मैं आगे आमंत्रित करना चाहूँगी आदरणीय कमलेश भट्ट जी को। ये सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग में अपनी सेवाएं देने के बाद स्वतंत्र लेखन से जुड़े हैं। कहानी, गजल, हाइकू, निबंध, समीक्षा, साक्षात्कार, यात्रा वृत्तांत, बाल साहित्य आदि अनेक विधाओं में कलम चलती है। इनके सम्मान की अगर मैं बात करूं तो इनके सम्मानों की लिस्ट बहुत लंबी है। और इनके बारे में एक विशेष मैं बताना चाहूँगी कि त्रैमासिक पत्रिका शीतल वाणी द्वारा जनवरी-मार्च 2019 के अंक में
इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित 180 पृष्ठों का विशेषांक प्रकाशित हुआ और इनके गुजरात और महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड की प्राइमरी और जूनियर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में इनकी कुछ कविताएं संकलित हैं और इनकी कविताओं का अंग्रेजी, मराठी, नेपाली, उर्दू तथा बांग्ला भाषा में भी अनुवाद हुआ है। इनसे कुलभूषण सर के यहाँ पे हाइकू कार्यशाला के लिए इनसे मिलना हो पाया था, ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा। और तो आपका हार्दिक स्वागत है कमलेश भट्ट जी। धन्यवाद कौसर। स्वागत है सर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं दुबई में ही रिवाइंड कर कर ही वहां पहुंच गया हूँ, कुलभूषण जी के घर पर लिली टावर में, और वहीं पे क्योंकि कई सारे लोग वहां से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बार फिर से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ रहे हैं हाइकू की कार्यशाला के लिए। सबसे पहले तो मैं कुलभूषण जी को प्रणाम करना चाहता हूँ, जो मात्सुओ बाशो के गांव होकर आए हैं। क्या बात है, हम लोगों के लिए तो ये सपना है। प्रोफेसर सत्यभूषण वर्मा के टाइम पे भी हमारे मन में था कि कभी हम जाएं जापान, लेकिन वो हो नहीं पाया और अभी भी बात बनी नहीं है। ये हम मात्सुओ बाशो पे ही छोड़ते हैं कि वो कब अपने यहाँ बुलाएंगे हमें। स्नेहा जी ने बहुत अच्छे ढंग से आज का कार्यक्रम संयोजित किया है। मैं हाइकू के बारे में अपनी बात संक्षेप में ही कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे ढंग से कुलभूषण जी ने अपनी बात कह दी है। 1916 का साल वो था जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी गए थे जापान। वहां से लौटकर उन्होंने जापान यात्री किताब लिखी थी बंगला में, और 1916 में वो किताब आई थी जिसमें हाइकू की पहली चर्चा भारतवर्ष में की गई थी। उसके बाद एक लंबा समय गुजरा, कुछ भाषाओं में शायद और कोई बात हुई हो, हमें नहीं मालूम, लेकिन हिंदी में 1959 में अज्ञेय की एक किताब आई थी, अरि ओ करुणा प्रभामय। उसमें उन्होंने हाइकू की पहली बार विस्तृत चर्चा की, कुछ हाइकू नुमा कविताएं भी दी, कुछ हाइकू कविताओं के अनुवाद दिए। हालांकि कुछ लोग उससे पहले भी बताते हैं कि हाइकू बहुत अच्छे अच्छे लिखे गए, लेकिन वो कैसे लिखे गए, क्योंकि जब तक सत्यभूषण वर्मा नहीं आए थे तब तक लोगों को पता ही नहीं था कि हाइकू में वर्ण विधान क्या होता है। वो सारे के सारे लोग हाइकू कविताओं का जो अंग्रेजी अनुवाद आ रहा था जापानी कविताओं का, उससे हाइकू को समझने का प्रयास कर रहे थे, और उसमें वो सफल नहीं हो पा रहे थे कि आखिर हाइकू का शिल्प है क्या। प्रोफेसर वर्मा ने पहली बार हमें समझाया कि हाइकू 5-7-5 के वर्ण क्रम में 17 अक्षरों की 3 पंक्तियों की कविता है। पहली लाइन में 5 अक्षर, दूसरी में 7 अक्षर, तीसरी में 5 अक्षर। आधे अक्षर इसमें नहीं गिने जाते। जापानी में तो ये, जैसा वर्मा जी बताते थे, कि ये सिलेबल्स के रूप में इसको देखा जाता है, बल्कि वहां पे चित्रात्मक लिपि है तो चित्रों के माध्यम से व्यक्त होती है, लेकिन उसके समानांतर हिंदी में केवल वर्ण ही आते हैं, अक्षर। हाइकू इस समय दुनिया की सारी भाषाओं में लिखा जा रहा है, इसलिए इसको अंतरराष्ट्रीय कविता का दर्जा प्राप्त है। हिंदी में तो हाइकू लिखे जा रहे हैं, तमाम सारी भारतीय भाषाओं में लिखे जा रहे हैं। इन सारी भाषाओं की जो उपभाषाएं हैं, बोलियां हैं, जो अंदर की भाषाएं हैं, वहां तक हाइकू की पैठ हो चुकी है। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि हाइकू दुनिया की सबसे गहरी पैठ रखने वाली विधा बन चुकी है। गहरी पैठ माने कि भाषाओं और लोगों के जीवन के अंदर, सबसे अंदर तक, सबसे निचले पायदान पर जाकर ये हाइकू लिखे जा रहे हैं। टैगोर ने ही ये पहली बार बताया था कि हाइकू दुनिया की सबसे संक्षिप्त कलेवर की कविता है। 17 अक्षर की कविता और कहीं नहीं है। तो 1959 में अज्ञेय के बाद फिर कुछ दिन का ब्रेक दिखाई देता है, फिर बाद में आते हैं सत्यभूषण वर्मा। 1978 में वो भारतीय हाइकू क्लब की स्थापना करते हैं जेएनयू में। वहां से हाइकू एक नया उसको टेक ऑफ मिलता है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, और उसको आगे बढ़ाने के पीछे एक बहुत छोटा सा एक टूल था। वो था हाइकू, एक अंतरदेशीय पत्र पर हाइकू नाम से एक वो पत्रक निकालते थे। वो पत्रक के 26 अंक निकले 1981 या 82 या 84 तक। उन 26 अंकों ने पूरे देश में हाइकू की एक हलचल पैदा कर दी, क्योंकि उसमें हिंदी के हाइकू तो होते ही थे,
हाइकू संबंधी गतिविधियों की रिपोर्टिंग होती थी और दूसरी भाषाओं के हाइकुओं का भी उसमें अनुवाद होता था। तो इस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उस अंतर्देशीय पत्र के माध्यम से दिया हिंदी को, और बल्कि हाइकू की दुनिया को दिया। और मैं समझता हूँ कि अगर हाइकू प्रोफेसर सत्यभूषण वर्मा हाइकू की दुनिया में ना आते तो शायद भारत में हाइकू की जो गति प्रगति आज हम देख रहे हैं वो बिल्कुल उस तरह से नहीं होती। पता नहीं क्या स्थिति होती, हम नहीं कह सकते, क्योंकि आज भी स्थिति यह है कि लोग बाग हाइकू को लेकर बहुत भ्रम में रहते हैं, शिल्प को लेकर भी, और हाइकू की जो हमारी गतिविधियां हैं उससे परिचित नहीं होते। अभी एक कलकत्ते से भारतीय भाषा परिषद ने एक संकलन निकाला है, ज्ञान कोश 7 खंडों में, उसमें हाइकू के बारे में जो टिप्पणी दी गई है 1-2 प्रस्तर की, आप उसे पढ़ेंगे तो हैरान रह जाएंगी। इसका उल्लेख हमने डॉक्टर जगदीश व्योम की का जो हाइकू कोश है उसमें किया भी है। तो आज भी लोग भ्रम में हैं और बहुत सारी गलतियां और बहुत सारी, कई बार तो लगता है कि मूर्ताओं में जीते रहते हैं। भाई आज जब हमारा इंटरनेट का टाइम है, इतनी सारी चीजें हमारे इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, इतने सारे बातचीत के विचार के संसाधन उपलब्ध हैं, तो हम लोग अपनी बात को मजबूती से क्यों नहीं समझ लेते, अच्छी तरह क्यों नहीं समझ लेते। और मैं नहीं समझता कि साहित्य की दुनिया में इस समझने समझाने के लिए कोई फीस तय है, गूगल की तरह या किसी और की तरह कि आपको उसको सब्सक्राइब करने के लिए पैसे देने, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब उपलब्ध हैं आपके लिए, आप बस हमको अपनी एक्सेस बनाइए, दीजिए और हमसे आप सीख लीजिए जो कुछ सीखना है। सीखना क्या, हमने भी धीरे धीरे सीखा सब चीजों को। अब छोटी सी बात यह बता दें कि हाइकू को लोग अगर पहली गलती ये करते हैं कि इसको लिखना बहुत आसान समझ लेते हैं। जिसने ये गलती कर दी वो हाइकू नहीं लिख पाएगा। सिर्फ 5-7-5 का जो ढांचा तैयार कर देना है वो हाइकू नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें एक कविता होना जरूरी है। इन 17 अक्षरों में जितनी बड़ी कविता आप लिख पाएंगे वो हाइकू उतना ही बड़ा होगा। अब कविता क्या होती है इसको पूरी दुनिया अब तक परिभाषित करती रही, परिभाषित नहीं कर पाई है। हर आदमी का कविता को लेकर एक अलग अपना अपना दृष्टिकोण होता है, उसका अपना एक अलग अनुभव होता है। तो कविता एक है बहुत खास चीज है, लेकिन वो हाइकू ने ये किया कि दुनिया के, मैं समझता हूँ कि लाखों लाख लोगों को कवि के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई है। तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने और किसी विधा में नहीं लिखा साहित्य, वो हाइकू से जब जुड़े तो उन्होंने अपने आप को हाइकू कविता में बिल्कुल समर्पित कर दिया, और वो एक बहुत बड़े रचनाकार के रूप में या कम से कम साहित्यकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बनी। साहित्यकार होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं अगर मुंशी प्रेमचंद के एक लेख का हवाला दूं, मुंशी प्रेमचंद का एक बहुत महत्वपूर्ण लेख है कि हमारे जीवन में साहित्य का महत्व या स्थान, ऐसा कुछ शीर्षक है। उसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य पैदा तो होता है राक्षस के, देवता के रूप में, लेकिन धीरे धीरे वो राक्षस बनता चला जाता है। साहित्य उस मनुष्य में फिर से उस देवत्व की स्थापना का कार्य करता है। साहित्य मनुष्य में देवत्व की स्थापना करने वाला टूल है। तो जैसे ही आप हाइकू कवि के रूप में साहित्यकार होते हैं, आपके पास बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं, बहुत सारी ताकत आ जाती है, बहुत सारी आपके पास दृष्टि आ जाती है। आप पूरी दुनिया को संबोधित कर सकते हैं और आपकी एक बात दुनिया के कितने लोगों को प्रभावित करके उनके जीवन को परिवर्तित कर दे, उन्हें राक्षस से देवता बना दे, आपको पता नहीं होता, लेकिन वो काम होता रहता है धीरे धीरे। क्योंकि दुनिया में अगर अच्छी चीजें नहीं होंगी तो दुनिया तो नष्ट हो जाएगी। एक तानाशाह जो है ऐसे बड़े युद्ध छेड़ देता है, एक तानाशाह जो है वो अपने अपने विस्तारवाद की वजह से उसके पता नहीं कितने लोगों को नष्ट कर देता है, देशों को नष्ट कर देता है। तो एक आदमी का अच्छा हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और हाइकू कविता हम एक आदमी को साहित्यकार के रूप में एक अच्छा आदमी ही बनाती है। तो इसमें पहली लाइन, जो तीनों लाइनें हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो आपने 17 अक्षरों के किसी वाक्य को तोड़ा और हाइकू बना दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। हाइकू के लिए जरूरी है कि उसकी हर लाइन जो है, हर पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति उसकी स्वतंत्र रूप में भी एक कोई बात कहती हो या कुछ बात हो, या कम से कम स्वतंत्र तो हो ही। फिर तीनों लाइनें मिलकर एक बड़ा बिंब, एक बड़ी कविता, एक बड़ा भाव कुछ बनाती हो, इस तरह से तब जाकर कविता बनती है। सत्यभूषण वर्मा जी ने कहा है कि हाइकू अनुभूति के चरम क्षण की कविता है। अब ये अनुभूति का चरम क्षण जो है वो आपके चिंतन मनन और आपकी सोचने की दिशा पर निर्भर करता है। ये ऐसा नहीं होता हरदम आता रहता है, जीवन में नहीं आता, वो कभी कभी आता है और अचानक आपको लगता है अरे क्या बात हो गई। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ समझाने के लिए अपने हाइकू का।
ये मैंने गोवा में वहां पे भी समझाया था। मैं कई सारे समुद्र तटों पर जा चुका हूँ, उनमें से एक समुद्र तट गोवा का है। मैं गया था वहां पर, उससे पहले भी कई बार जा चुका था, लेकिन ये अनुभूति कभी नहीं हुई। वहां के समुद्र तट पर जब मैं गया तो जैसा होता है कि वो लहरें आती हैं और आपको छूकर चली जाती हैं। अब समुद्र की लहरों का छूकर चला जाना अपने आप में कोई बड़ी घटना नहीं लगती है, लेकिन जब ये छूना एक अलग तरह से हमें हमारी अनुभूति में आता है तो फिर वो हाइकू बन जाता है, और बड़ा हाइकू। मुझे बहुत पसंद है अपना हाइकू। आप देखें, सिंधु भी चाहे मन की संतानों का चरण स्पर्श। अब आप इसकी व्याख्या अगर करें, सिंधु भी चाहे मन की संतानों का चरण स्पर्श, तो इसके पीछे बहुत सारी कथाएं, अंतर कथाएं और सिंधु और मनुष्य के संबंध और पुरा काल के संबंध, मनु और श्रद्धा के संबंध, ये पता नहीं कितनी चीजें उसमें जुड़ती चली जाएंगी। तो मेरा मतलब कभी कभी ये समय आता है कि जब आपकी जिह्वा पर सरस्वती विराजती है और तब एक अच्छा हाइकू बनता है। हाइकू आप अभ्यास के लिए खूब सारा लिखें, लेकिन जब आप उसे प्रकाशित करें, खासतौर से पुस्तक के रूप में, तो आप 10 बार उसको पढ़ें, 10 बार उसको सोचें, और फिर जब उसमें से जो अच्छे हाइकू निकले उसको आप प्रकाशित करें। जल्दबाजी करेंगे तो वो बिखर जाएगा, उसका जो आलोक होगा वो कम हो जाएगा। जैसे डॉक्टर जगदीश व्योम है, इन्होंने हाइकू पर इतना सारा काम कर डाला कि ये हमें लगता है कि हिंदी के तो सबसे बड़े हाइकू सेवी बनी गए हैं। दुनिया के भी बड़े हाइकू सेवियों में इनकी गिनती होने लगी होगी। कारण क्या है कि इन्होंने हाइकू को पूरी तन्मयता के साथ देखा, जिया, और इस विधा के लिए इन्होंने काम किया, अपने लिए काम नहीं किया। इनका पहला हाइकू संग्रह शायद 2023 में आ जाए, उन्होंने पांडुलिपि तैयार कर ली है। तो ये होता है हाइकू के प्रति समर्पण। अगर आप जल्दी जल्दी किताबें निकलवाने के चक्कर में पड़ेंगे, हाँ, अगर आपको ईश्वर ने दे रखी इतनी क्षमता कि आप जो भी कुछ लिखते हो बहुत बढ़िया है, तो कोई बात नहीं, आप रोज किताब निकलवाइए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, नहीं तो बाशो को ये नहीं कहना पड़ा होता कि जिसने 3 से 5 हाइकू लिख लिए वो हाइकू कवि है, जिसने 5 से 10 हाइकू लिख लिए वो महान कवि है। तो हम लोगों को महान कवि बनना है, हाइकू कवि तो हम सब बन चुके हैं, और आप बाशो के इस मर्म को समझ भी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपनी बात फिलहाल इस बिंदु पर मैं रोकता हूँ। आगे कोई सवाल आएगा तो मैं अपनी बात को और स्पष्ट करूंगा और कहूंगा। एक दो छोटी छोटी चीजें और जल्दी जल्दी बता दूं कि हाइकू में तुकांत की कोई अनिवार्यता नहीं। बहुत सारे लोग सिर्फ तुकांत के लिए हाइकू लिख रहे हैं। तुकांत जो है हाइकू के लिए ये भारतीय अवधारणा है तुकांत की, हाइकू के लिए वो जरूरी नहीं है। हाँ, अगर वो आ जाता है सहज भाव से, उससे आपके हाइकू में कोई श्री वृद्धि हो रही है तो आप जरूर उसका इस्तेमाल करें। लेकिन आप तुकांत के लिए हाइकू के भाव से, उसके बिंब से, उसकी काव्यात्मकता से कोई समझौता करें, ये अच्छा नहीं। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे हाइकू देखे जिसमें तुकांत ही तुकांत है, हाइकू नहीं है, कविता गायब। तो मेहरबानी करके इस चक्कर में न पड़िए। ऐसे ही एक भ्रम ये फैला के बीच में रख दिया जाता है कि हाइकू सिर्फ वही है जो प्रकृति पर लिखा जाए। देखिए, प्रकृति जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए, हम सब प्रकृति के ही अंग है, लेकिन मनुष्य भी प्रकृति का ही अंग है, और सबसे विवेकशील प्राणी प्रकृति में मनुष्य ही है। तो मनुष्य की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सारी इसका हिस्सा बनती है, हाइकू का। इसलिए आप इस भ्रम में ना रहें कि हाइकू सिर्फ प्रकृति पर ही लिखे जाने चाहिए, बाकी हाइकू नहीं हो सकते। सेंड्रू एक विधा है जिसको हमारे हिंदुस्तान में या हिंदी में तो ये नहीं चल पाई। वो पैरोडी टाइप की हाइकू कविताएं ही है जापानी में, क्योंकि हिंदुस्तान में सारे लोग हाइकू को बहुत गंभीरता के साथ लिख रहे हैं, जी रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सेंड्रू जो है थोड़े बहुत अगर हैं भी तो वो हाइकू में ही समाहित है। एक सूचना के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आज दिन में मेरे ख्याल से 3 बजे के आसपास स्वर्गीय पीयूष कांत चतुर्वेदी, जो मुंबई के हाइकूकार थे और जिनका पहला संग्रह आने से पहले ही उनका पिछले साल इन्हीं दिनों देहावसान हो गया था, आज उसका विमोचन हुआ होगा मुंबई में। हमको भी उस कार्यक्रम में बुलाया गया था, लेकिन समय अभाव के कारण मैं वहां नहीं जा पाया। पीयूष जी बहुत अच्छे हाइकूकार हैं, उनकी किताब आपको मिलेगी कहीं ना कहीं से, आप खोजेंगे, उसको जरूर पढ़िए। वो एक आदमी का पहला और आखिरी हाइकू संग्रह है। वो सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी थे, लेकिन वो अपनी किताब निकालने से पहले ही बेचारे दिवंगत हो गए।
तो आज के इस आयोजन के माध्यम से हम लोग उनको अपनी श्रद्धांजलि भी देते हैं, पीयूषकांत चतुर्वेदी जी को। धन्यवाद स्नेहा जी, आप आगे बढ़े। धन्यवाद सर। सर आपका बहुत आभार, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक सेकंड का सर, बस मैं ये सर ये कहना चाह रही थी कि इतनी सारी हम हाइकू की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पर शायद हमें कुछ उदाहरण जरूर चाहिए कि एक 3 उदाहरण की जहाँ आप हाइकू को बहुत एवरेज कह सकते हैं और कहाँ गहन अर्थ और जो मतलब एकदम सटीक हाइकू जैसे, तो वो उदाहरण के रूप में भी मैं चाहूंगी आप तीनों बाद में कुछ हमें कहें, और उदाहरण के स्वरूप में कहेंगे आप किसी की भी आप उठा लीजिए। हाँ, हमारी बिल्कुल। नहीं, एक दो हाइकू का उदाहरण हम अभी दे देते हैं। जी जी, यहाँ पे अच्छे हाइकू का उदाहरण देना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। खराब हाइकू तो कुछ भी आप लिख लीजिए, वो हाइकू है। 5-7-5 आपने जोड़ा हाइकू हो गया। हम लोग एक आइडियल हाइकू मानते हैं, उनका है डॉक्टर भगवत शरण अग्रवाल, जो बहुत महत्वपूर्ण हाइकूकार रहे। सत्यभूषण वर्मा जी के बाद जिनका बहुत बड़ा काम था हाइकू को आगे बढ़ाने में, अहमदाबाद में थे वो। उनका हाइकू है, फूल फूल है, फूल फूल है, मौसम मौसम है, तुम हो। अब आप देखिए, यहाँ ना बात फूल की हो रही है, ना मौसम की हो रही है, तुम की बात हो रही है। हर लाइन अपने आप में पूरी है, आपको कुछ नहीं पता चलता फूल फूल है में क्या मतलब, इसके आगे क्या होने वाला है कुछ नहीं पता है, लेकिन पूरा वाक्य है ये, फूल फूल है, मौसम मौसम है, ये भी पूरा वाक्य है, लेकिन तुम हो। तो उस तुम को इन्होंने इतना बड़ा कर दिया यहाँ पर। मतलब मौसम कितना भी सुंदर हो, कितना भी अच्छा, वो तुम्हारे बराबर नहीं हो सकता। फूल कितना भी अच्छा खिल रहा हो, कितने भी सारे खिले हो, लेकिन वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। तो ये नायिका के सौंदर्य के वर्णन का एक बहुत ही मतलब अच्छा उदाहरण है, जो शिल्प की दृष्टि से भी पूरा है और अपने वक्तव्य में बहुत महत्वपूर्ण है। एक हाइकू हमारा है, देखिए आप, एक हमने सुना दिया, एक सुनाते हैं ये कि आप लोगों ने कनेर के फूल देखे होंगे, खूब देखते होंगे, उसमें ऐसे ऐसे निकले रहते फूल उसके ऊपर की तरफ ज्यादातर। अब देखा तो हमने भी बहुत बार था, लेकिन उस दिन देखा तो गजब हो गया। हमने लिख मारा कि 100 कानों से, 100 कानों से कनेर ने सुनी है हवा की बातें। 100 कानों से कनेर ने सुनी है हवा की बातें। एक हाइकू डॉक्टर जगदीश व्योम का है, आजकल बड़ा प्रासंगिक भी है, वो हमेशा ही रहता है क्योंकि दुनिया में कहीं न कहीं युद्ध चलता ही रहता है। छिड़ा जो युद्ध, छिड़ा जो युद्ध रोएगी मानवता, छिड़ा जो युद्ध रोएगी मानवता, हंसेंगे गिद्ध। अब आप देखिए कि गिद्ध हंसते हैं कि नहीं हंसते हमें नहीं मालूम है, डिस्कवरी वालों को पता होगा, लेकिन गिद्धों का हंसना एक बिंबात्मक प्रतीकात्मक है कि जब युद्ध होगा तो जाहिर उसमें बहुत सारा विनाश होता है, लाशें सड़ती हैं। तो आप यूक्रेन में देख लीजिए, लाशें सड़ती रहती हैं और फिर वो गिद्ध उस पर मरड़ाते हैं, नोच के खाते हैं, कुत्ते खाते हैं, भेड़िए खाते हैं, सियार खाते हैं। तो जो हमारी युद्ध की विभीषिका है उसका बहुत ही एक सटीक और बहुत ही प्रतीकात्मक चित्र ये देता है। ऐसे बहुत सारे हाइकू दिए जा सकते हैं, हम देंगे भी, आगे जरूरत पड़ेगी। फिलहाल इतना ही, आप आगे बढ़ाएं वार्ता को। धन्यवाद जी सर, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। कौशल, बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय डॉक्टर जगदीश व्योम जी। ये शिक्षाविद, साहित्यकार, कोशकार, हाइकूकार और भाषाविद हैं। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय में उप शिक्षा निदेशक पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। भारतीय दूतावास न्यूयॉर्क से प्रकाशित हिंदी पत्रिका अनन्य के संपादक हैं। इनके हिंदी हाइकू कोश, कन्नौजी शब्दकोश, कन्नौजी लोक कथाएं, इतना भी आसान कहाँ है, नवगीत संग्रह सहित कई 30 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। ये हिंदी विकिपीडिया पर विगत 15 वर्षों से संपादन का कार्य कर रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है डॉक्टर जगदीश व्योम। नमस्कार सभी को। मेरा स्वास्थ्य है आज थोड़ा सा गड़बड़ है, इसी थोड़ा सा बोलूंगा जितना बोल सकता हूँ। मैंने कमलेश जी को बता दिया था। सबसे पहले तो इस बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए
आप सभी को बधाई, विशेष रूप से कुलदीप जी को, कुलभूषण जी को, स्नेहा देव जी को। और यहाँ इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। कमलेश भट्ट जी ने अभी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें की, उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ रेणु माथुर हैं जो यूएसए में रहती हैं, फ्रीमॉन्ट में, और आजकल भारत में ही है वो। माया बंसल है, अमेरिका में, लंदन में रहती हैं, और अ, बहुत सारे लोग यहाँ इसमें जुड़े हुए हैं। तो अनीता कपूर है जो वो भी यूएस में रहती हैं और आजकल ये भारत में है। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। कहाँ से, चूंकि संक्षेप में थोड़ा सा ही बोलूंगा, इसलिए बीच में बात कहाँ से उठाऊं। कुलभूषण जी ने उन दिनों की याद दिलवा दी जब शारजाह में पूर्णिमा जी थी, और पूर्णिमा जी से मेरा परिचय उन्होंने मुझे हाइकू के संदर्भ में ही खोजा था। तो हम लोगों ने मैं यहाँ भारत से ऑनलाइन में और कई गोष्ठियां, कई इस तरह के कार्यक्रम शारजाह में शुरू किए थे। ये बात सही है। उनकी अनुभूति में आपका ऑडियो नहीं आ रहा सर? ऑडियो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है। आ रहा? हाँ, अब आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो 1 महीने तक इस तरह कार्यशाला हुई थी कि एक हाइकू वहां दिया जाता था चित्र के साथ में, अनुभूति पर। अभी भी वो आप लोग वहां देख सकते हैं। और उसके बाद में हाइकू दर्पण पत्रिका का जो प्रकाशन मैंने शुरू किया, संपादन होशंगाबाद से, तो उसमें यूएई अंक निकाला था। कुलभूषण जी उसमें शामिल हैं। और उस समय यूएई में जितने लोग हाइकू लिख रहे थे, मुझे लगता है कि 30 या 32 के लगभग रहे होंगे। उन सब के हाइकू उसमें सम्मिलित किए गए थे, छोटा सा परिचय के साथ में। तो ये बहुत सारे काम इस तरह से, यूएई के साथ हाइकू का बहुत गहरा लगाव बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। अभी अ, अ, कमलेश भट्ट जी गए थे और उस समय भी एक कार्यक्रम हुआ था बहुत अच्छा। उस समय मैं यहाँ नहीं था, नहीं तो शायद मैं भी आपके बीच में उपस्थित होता, और मैं यूएस में था, तो वहाँ संभव नहीं था। तो कुलभूषण जी ने, अब मैं आता हूँ कि आज की हाइकू की जो चर्चा हुई, कुलभूषण जी ने बहुत अच्छी जो बातें कही हाइकू के संबंध में। उसमें जो एक बात आई कि आप मासुओ वाशो के गांव और घर को देख करके आए, ये एक बहुत अच्छा है। और क्योंकि विदेशों में इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं हैं, वहाँ की सरकारें इस तरह के कार्य करती हैं। वो हमारे यहाँ है तो, लेकिन उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। जैसे मास्को में हमारे मित्र हैं प्रगत टिप्पणीस, तो वो मैंने पिछली बार अनन्य के लिए उनसे कहा था कि गोरकी के गांव में जाइए। तो वो गोरकी के गांव में गई, उनके घर में उनके फोटो लिए, उन्होंने वहां से भेजे। और इस तरह से उस लेखक के रूप में वहाँ की जो सरकार है जितनी संवेदनशील होती है, उनकी वो चीजें, जैसे कि आपने बताया कि वहाँ के हस्तलिखित पत्र लिखे हैं, डायरी लिखी है, तो वो समय बहुत सारी चीजें, ये जो सम्मोहित करना, ये हमारे लिए एक बड़ी धरोहर बन जाती है। कमलेश जी ने हाइकू पर पूरी बात बता दी। मुझे नहीं लगता कि अब उसमें कुछ और कहने की जरूरत है। तो अब हाइकू अ, इतना भी कठिन नहीं है। मैं उसके दूसरे छोर को पकड़ता हूँ, ताकि कुछ जो नए हाइकू लिखने वाले हैं वो ऐसा ना हो कि जैसे गणित के अगर पहले बड़े-बड़े सूत्र बता दिए जाएँ तो फिर वो बिदकने लगते हैं, कहते हैं यार छोड़ो, अब तो हमारे तो ऊपर-ऊपर जा रहा। तो हाइकू इतना भी कठिन नहीं है। बात ये है कि आपके मन में विचार जो आते हैं, उन विचारों को आप शब्दों में बाँध सकें। प्रतीकों के माध्यम से उस बात को कह सके। और शुरू में जो आप बात कहते हैं, तो उसके लिए शुरू में ये जरूरी नहीं होता है कि आप बहुत महत्वपूर्ण हाइकू ही लिख दें। ये कहेंगे जब बहुत बड़ा हाइकू लिख जाएगा तभी हम लिखेंगे। राय कुकड़ा जी हमारे बीच में ऑस्ट्रेलिया से हैं, और हम देखते हैं कि
इनके यहाँ सबसे ज्यादा अभी रात का समय होगा, वो आप जाग रहे हैं, आपने बहुत अच्छे अच्छे हाइकू लिखे हैं। तो ये आवश्यक नहीं होता है जब तक हम बैठे रहें कि जब हमारा कोई बहुत अच्छा हाइकू लिख जाएगा तभी हम उससे शुरुआत मानेंगे। आपके मन में जो भी आता है उसको आप लिखते रहिए, क्योंकि ये कार्यशाला है, इसलिए हम यहाँ उसी तरह की बात विशेष रूप से करेंगे कि आपको जो लगता है आप उसमें कभी कभी ये भी कर सकते हैं कि आप 3 पंक्तियों में अपनी बात कोई लिख लें। 3 पंक्तियों में लिखें, आप उसमें 5-7-5 छोड़ दें पहले शुरू में, और फिर उसमें से आप छांटें कि हम 5-7-5 अक्षरों में, वर्ण में हम क्या इसमें से निकाल सकते हैं। क्योंकि वो आपने जो 3 पंक्तियां लिखी हैं वो आपने कहीं भेजी नहीं है, आपकी डायरी में है, आपकी अपनी रफ कॉपी में है। आप पहले उनमें से लिख लीजिए, तो आप उसमें से फिर छांटिए, फिर आपको उनमें से कुछ आप अगर छांटेंगे, कुछ आप निकालेंगे, तो उसी में से आपका 5-7-5 का हाइकू बन जाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरे अनुभव की बात है। मैंने यहाँ बच्चों के साथ, शोर आ रहा शायद, एक बेटी आई है यूएस से, उसकी छोटी बेटी है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने बच्चों के साथ भी हाइकू पर बहुत सारा कार्य किया है, और बच्चों के साथ करने का मतलब है कि वो एकदम उनके पास ऊर्जा बहुत होती है, लेकिन बहुत सारी गंभीरता नहीं होती। और आपको आश्चर्य होगा कि उनकी वर्कशॉप करके, उनको मैंने करीब एक विद्यालय में 4-5 बार वर्कशॉप की, और करीब 80 से अधिक बच्चों ने हाइकू उसमें लिखे, और वो हाइकू की पुस्तक प्रकाशित हुई, अरे वाह, भारतीय बच्चों के हाइकू। ये दुनिया की पहली पुस्तक है जो किसी एक विद्यालय के, वो भी दिल्ली के विद्यालय के बच्चों की हाइकू कविताएं हैं, और इसमें इन सभी कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद भी साथ में छपा। अनुवाद हमारे साथ काम कर रही थी उस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर की बड़ी हाइकूकार डॉक्टर अंजलि देवधर, जो आजकल नहीं है, हम उन्हें नमन करते हैं। तो वो भी हमारे उन वर्कशॉप में बराबर आती रही, और हम लोग बैठ करके बच्चों से बात करते। तो इसमें वो बच्चे हैं जो हाइकू तो छोड़िए, कविता से भी उनका कोई लेना देना नहीं, शरारती बच्चे, और उनको हमने इसमें रखा। ऐसे बच्चे थे जो क्लास बंक करते थे, उनको तो पकड़ करके, बुला करके और बैठाया, और फिर उनसे कहा कि आप जाओ, एक एक कागज हमने दिया, और उनसे कहा कि आप स्कूल का एक राउंड लगा करके आइए। एक कागज दिया, एक पेंसिल दिलवाई उन्हें। तो वो समझ रहे थे पता नहीं क्यों दे रहे, किस लिए दे रहे, और उनसे कहा कि आप जाइए, स्कूल का राउंड लगाइए, रास्ते में आपको पेड़ मिलेंगे, छोटे छोटे पौधे मिलेंगे, फूल होंगे, उस पर कोई तितली हो सकती है, कोई चींटा हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है, कूड़ा पड़ा हुआ हो सकता है, कहीं पानी बहता हुआ हो सकता है, मतलब तमाम चीजें आपको मिलेंगी। ये उनको समझाया। तो बोले ठीक है। हमने को उनको देख करके वहीं बैठ जाना, और बैठ करके आप 3 पंक्तियां उसमें लिखना, बस, और कुछ नहीं करना। आप उनको हाइकू हाइकू ये इससे कोई लेना देना कुछ बताया ना कुछ, ये आप कर करके ये लाइए, इधर से कर देगा मानेंगे, क्योंकि ये बात है। तो वो बच्चे करीब आधे घंटे या 40 मिनट के बाद में सारे बच्चे लौट लौट करके आए, और उन्होंने पेपर सब जमा कर दिए। उनको हमने बैठाया, तो आप आश्चर्य लगेगा कि इतनी महत्वपूर्ण बातें वो बच्चे लिख लिख करके लाए। देखने में बिल्कुल सामान्य सी बातें थी, लेकिन
महत्वपूर्ण थी, ऐसी थी कि उसके अंदर कविता का बीज छुपा हुआ था, हाइकू का बीज छुपा हुआ। तो फिर हमने उनकी 2-3 कार्यशालाएं और की, कुछ ऐसे थे जिनके में कुछ खास नहीं निकल पाया, तो उनको फिर दोबारा बोले हम, अब दोबारा वो थोड़ा उनको लगा तो फिर दोबारा लिखे। यानी उनमें से फिर हमने 2-3 कार्यशालाएं और करके उनमें से हाइकू निकलवाए, तो उन्हें भी आश्चर्य लगा कि हाँ, और उन्हीं जो उन्होंने लिखा था, ठीक उन्हीं शब्दों को, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, इसको हटा दो, इसको जोड़ दो। तो और उसमें से फिर उसके बाद ये विचार आया कि एक पुस्तक इनकी निकाली जाए, और पुस्तक ये प्रकाशित हुई, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक रही। और जैसा कि कुलभूषण जी कह रहे हैं, जापान में हिंदी हाइकू का बहुत कम, बिल्कुल सही है, क्योंकि भाषा की समस्या वहाँ विशेष रूप से रहती है। लेकिन जब ये पुस्तक के बारे में वहाँ की एक बहुत प्रसिद्ध राजनयिक यहाँ आई, तो उनका मुझे ईमेल मिला कि मैं भारत में आ रही हूँ और इस पुस्तक पे मैं बोलना चाहती हूँ। तो दूतावास में एक कार्यक्रम था, और वहाँ इस पुस्तक पे 10 मिनट का उनका वक्तव्य था। इस पे वो पीपीटी बना करके लेकर के आई थी। आशय ये है कि जब बच्चे हाइकू लिख सकते हैं, तो बच्चों से हम भी हाइकू लिख सकते हैं। ये भी नहीं कह सकते कि बच्चे ने जो हाइकू लिखा है वो उस काम का नहीं है, हमारा काम का। मुझे लगता है कि कोई भी किसी समय, किसी अवस्था का, किसी विद्वता से इसका कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। आपके मन में कब कौन सी बात पहुंच जाती है जो कि हाइकू बन जाता है। जैसे एक जापान एयरलाइंस बहुत सारे कार्यक्रम करती है, उन्होंने करीब 20-25 संग्रह अब तक प्रकाशित किए हैं, और वो दुनिया भर के बच्चों के लिए हाइकू की कार्यशालाएं करते हैं। एक उनके बीच में एक हाइकू आया था, शायद 6-7 वर्ष की एक बच्ची है, चाइना या कहाँ से है, मेरे पास वो संग्रह है। उसमें वो बच्चा लिखता है कि यानी घास के मैदान पर बैठा है। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि हाइकू कहीं से भी निकल सकता है। वो बच्चा नीचे जमीन पे बैठा है घास के पार्क में, हाथ नीचे ऐसे रखा हुआ है, हाथ उसके एक कीड़ा चढ़ जाता है। कीड़ा आता है और नीचे तक, और उसके बाद फिर ऊपर आ जाता है, फिर उंगली के पोर पे आकर के फिर नीचे आ जाता है। वो लिखता है कि मैं बैठा हूँ घास के मैदान पर, मैं उसका भाव भाव बता रहा हूँ। एक कीड़ा जो मेरे हाथ पर घूम रहा है, ये है उसका पूरा संसार। यानी वो ऊपर तक जाता है, फिर लौट आता है, फिर जाता है। तो अब बच्चे को जो लगा, उसने उसको लिख दिया कि ये उसका पूरा संसार है, यही यही वो घूम रहा है। तो हाइकू कहीं से भी पकड़ा जा सकता है, कहीं से भी लिखा जा सकता है। जो कमलेश जी ने और व्यास जी ने जो बातें की, विशेष रूप से कि जो लोग हाइकू में तुकांत ढूंढते हैं, उससे भी हाइकू कमजोर होता है। कई बार अनायास तुकांत कोई आ जाए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कि हमारी भारतीय जो छांदस कविता है वो लय और तुक अ, की कविता है। लेकिन हाइकू में अब क्योंकि 17 अक्षर में अगर हम तुक और लय भी बांधने लगे, तो फिर कविता रह ही नहीं जाए, वहां केवल तुक रह जाए। तो तुक की कोई आवश्यकता नहीं है। तमाम तरह के लोग कहते भी रहते हैं ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। मुझे नहीं लगता कि आप बहुत भ्रमित हो, आपको अपनी बात को आपको कहना है। हाइकू में बस कविता का होना बहुत आवश्यक है, 5-7-5, और उसमें कविता हो। यानी कविता जैसा कि अभी कमलेश जी उस पर चर्चा कर रहे थे, कविता को परिभाषित करना बड़ा मुश्किल है, सही बात है। कविता को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन सामान्य कथन और कुछ ऐसा कहा जाए जो कि हमें एकदम प्रभावित कर जाए, तो समझिए वहां पर कविता है, वही कविता है। तो हाइकू में भी कुछ ऐसा हो कि जो हमें प्रभावित करे, कुछ न कुछ ऐसी बात हो। और ऐसे ही हाइकू बड़े हाइकू बन जाते हैं। कई बार
आप हाइकू लिखें कि हम आज बहुत बड़ा हाइकू लिखेंगे, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कभी संभव हो है। दूसरा ये है कि बहुत अधिक लिखना कि बस हम जो भी बात कहेंगे हाइकू में कहेंगे, यानी 5-7 में कहेंगे, तो वो एक तरह से हाइकू को हास्यास्पद स्थिति में ले जाना है, यानी उसकी हँसी से उड़ाना है। कई बार हम लोग देखते हैं कोई बात हुई तो वो तुरंत उसको 5-7 5 में कुछ लिख करके और कहें उनको ऐसा लगता है कि बस हमने हाइकू लिख दिया। नहीं, ये सारी चीज़ें कविता के लिए भी गंभीरता नहीं है और हाइकू के लिए भी नहीं है। तो हाइकू एक गंभीर कविता है, दुनिया की सबसे छोटी कविता है, लेकिन उसमें यही है कि उसका जो कलेवर है वह तभी महत्वपूर्ण है, तभी वह हाइकू है जबकि उसमें कोई खास बात कही जाए, उसमें कविता हो। और मुझे लगता है कि हाइकू क्या है, कैसे लिखा जाए, इस पर बहुत सारी बातें हो गई हैं। क्योंकि हाइकू के बारे में एक बहुत अच्छा जो उसकी पृष्ठभूमि है, उसका जो भूमिका है, वो हाइकू कोश में कमलेश जी ने लिखा है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों के पास हाइकू कोश है, तो उसे एक बार ज़रूर पढ़ें। और हाइकू पर बहुत सारे लोगों को तो हाइकू पर जो का पर बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं, कई बार या लिखते हैं, तो वो भी एक उसका मानक है हाइकू, है ना? तो छोटी ई का और उसमें छोटी ऊ ऊ की मात्रा। क्योंकि अगर हम इसको भी इधर से उधर कहेंगे, कुछ लोग इसमें तरह-तरह की और भी बातें करते हैं कि उसमें इतने होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें 17 नहीं इसमें 19 अक्षर हों तो कुछ और बात कही जा सकती है। कुछ लोग कहते हैं इसमें 25 अक्षर हों, हम कहते हैं फिर और ज़्यादा अगर लिखना ही है, तो फिर हाइकू ही क्यों कहते हो? कुछ भी कहो, बहुत सारे हमारे पास छंद है। दक्षिण भारत का कुरल हमारे पास है, कुरल में आप लिखिए, आप दोहा में लिखिए, आप सोरठा में लिखिए, चौपाई में लिखिए, बहुत सारे छंद हैं। तो हमारी जो विधाएँ हैं, वो आपस में एक-दूसरे को जोड़ती हैं और वो हमारे पास विचार क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं, उसके लिए हमें कौन-सा छंद चुनना है, ये हम इसके लिए स्वतंत्र हैं। हम अपनी बात अगर दोहा में कह सकते हैं, तो हम उसे यही क्यों कहें कि हम नहीं, हम तो हाइकू में ही कहेंगे। एक प्रश्न अभी स्नेहा देव जी ने शायद मुझे भेजा था, ऐसा था कि हाइकू में क्या हम गज़ल कह सकते हैं? मुझे ध्यान नहीं है, शायद आपने भेजा था या किसी और ने पूछा था। तो अब गज़ल अगर कहना है, तो आप गज़ल में कहिए ना, गज़ल अपनी विधा है। अब कोई कहे कि हाइकू में हम दोहा कह सकते हैं, तो क्यों कह सकते हैं? भई दोहा, दोहा विधा है, तो दोहा में आप कहिए, उसको हाइकू में क्यों कहना चाहते हैं? तो ये सब बेकार की बातें हैं और भ्रमित करने की चीज़ें हैं। अगर आपको दोहा कहना है, दोहे में 22 तरीके के दोहे हैं, आप उसमें लिखिए किस तरह के दोहे। गज़लें बहुत सारी तरह की उनकी अगर जो है, अगर आपको गज़ल सधती है, तो आप गज़ल लिखिए। कुछ कुछ नहीं सधता है आपको, तो आप नई कविता में लिखिए, विचार कविता में लिखिए। तो बहुत सारी विधाएँ हैं और विधाओं का जो जो छंद है, आप छंद में लिख सकते हैं, छंद में लिखिए। छंद में नहीं लिख सकते, छंद मुक्त में लिखिए। हाइकू अपनी तरह की विधा है, तो ये एक साधना की कविता है और बहुत अच्छी बातें हुई। मैं आप सबको बहुत सारी बधाई देता हूँ, विशेष रूप से स्नेहा देवी। दीपा जी ने बहुत अच्छी जो वाणी वंदना प्रस्तुत की, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और कौशर जी आप बहुत अच्छा संचालन करती हैं, तो हम लोग सब जुटे रहें और दुर्गा जी भी हैं, बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन सबको भी बहुत सारी शुभकामनाएँ और उनका स्वागत है। जी। जी धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी थी और जो संदेह छोटे-छोटे होते हैं और आपने बिल्कुल सटीक कहा कि भई दोहा लिखना है, दोहा लिखिए। हाइकू को जैसा है स्वरूप उसी के अंदर वो चुनौती तो वही है। तो वो चुनौती तो रहनी चाहिए तभी उसका रस आता है। तो ये बहुत अच्छी बात थी और अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा मुझे आशा करती हूँ मतलब सबके लिए कि आपने आप तीनों ही जो है आपने हाइकू के बारे में शुरुआत से उनके इतिहास से लेकर और अभी तक के वर्तमान में और क्या-क्या काम हो चुका है उसकी जानकारी इतने अच्छे से दे दी है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत संदेह रहे हैं। फिर भी निजी तौर पे अगर किसी का है तो अब आप हाथ उठा सकते हैं। तो एक चीज स्नेहा जी हम जोड़ना चाहेंगे इसी बात पर
जी सर। वो ये कि लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हाइकू संपूर्ण कविता है 17 अक्षर में ही, वो छंद नहीं है। हमारे यहाँ कई बार ये दावे किए जाते हैं कि हमारे यहाँ तो 17 से भी छोटे छंद है, लेकिन जब कविता नहीं हमारे यहाँ पूरी, तो हाइकू कविता है। जैसे ही आप 17 अक्षर की सीमा से बाहर जाते हैं, वो उसका ग्लैमर खत्म हो जाता है, वो उसका अनुशासन है। यस। तो इसका ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे लोग हाइकू गीत भी लिख रहे हैं, हाइकू गजल लिख रहे हैं, हाइकू रामायण हमारे यहाँ लिखी गई है, और भी अनुवाद हो रहे हैं हाइकू को लेकर। तो छंद में जैसे हाइकू आता है, वो उसकी आभा, उसका प्रभाव मंडल बहुत क्षीण हो जाता है। तो हम कोशिश यही करें कि हम हाइकू कविता ही लिखें, अपने आप में 17 अक्षर संपूर्ण कविता है। और व्योम जी ने बहुत अच्छे ढंग से ये बात समझा दी है कि ठीक है, शुरू में हमारे पास बहुत अच्छे हाइकू नहीं आते, लेकिन अभ्यास हमारा जो है वो हमको सही दिशा में ले जाएगा। हमें समझ होनी चाहिए हाइकू की अच्छे की, फिर हम एक दिन लिख ही ले जाएंगे अच्छे हाइकू, लेकिन हमारे अंदर वो प्रतिबद्धता तो हो। धन्यवाद जी बहुत सर, बहुत बिल्कुल सही। धन्यवाद। कौसर बस 1 मिनट और रुकिए। तो क्योंकि मुझे लगता है कि मेन इसमें से ये बात थी कि एक तो काव्यात्मक और जो सौंदर्य है कविता का, वो तो जरूरी है, वो तो बहुत ही आवश्यक है। वो इसी कविता में नहीं, सारी कविताओं में आवश्यक है, चाहे विधा कोई भी। तो कोई सौंदर्य है या फिर सौंदर्य बोध, जरूरी नहीं है कि वो फूल पत्तियों वाला सौंदर्य हो। सौंदर्य मतलब जीवन से भी संबंधित कोई भी सौंदर्य हो सकता है। तो वो अर्थ, उसका गहनता, और वो जरूरी है। और उसमें अगर कर पाए तो ठीक है। तो इसीलिए वो बहुत चैलेंजिंग भी हो जाता है। और अनुभूति की बात भी सत्य है कि जब अनुभूति होगी तो वो पकड़ अपने आप ही, दिमाग उस तरह से काम करता है। हृदय और जब मस्तिष्क का जो कॉम्बिनेशन होता है, अनुशासन जो मस्तिष्क और जो उसकी नियमावली है उसमें, और एक हृदय से आना, तो वो अनुभूति जब होगी सच्ची, तो वो अपने आप में पकड़ में आएगा और शायद सहज हो जाए लिखना। और सर ये भी बहुत अच्छी बात कही व्योम सर ने कि इस चीज को भारी लेकर इंतजार नहीं करना चाहिए, प्रतीक्षा छोटे छोटे सही। अभी कई बार हम भी लिखते हैं तो हर एक हाइकू बहुत जरूरी नहीं कि बहुत ही सुंदर और बढ़िया है, लेकिन शायद 10 में से 2 बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो वो उस मेरे ख्याल से खुद भी पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि खुद ने लिखा है तो सब अच्छा नहीं हो जाता। शायद वो सारी लागू होता है। तो कौसर, आप यहाँ से कुछ जो भी कहना चाहे बताएं। बहुत धन्यवाद स्नेहा जी। मैंने आज के लिए 2 हाइकू लिखे थे, पर मुझे पता नहीं कि वो हाइकू की श्रेणी में आते भी हैं या नहीं, तो वही मैं डाउट कमलेश जी, कुलभूषण जी और जगदीश सर से क्लियर करना चाहूंगी। तो जी सर जी। एक हाइकू लिखा था कि सौम्य मुस्कान, उथल पुथल है भीतर मन। हम्म। तो आप बताइए ये सही है या कुछ कमी है, तो ये हाइकू क्यों नहीं है, ऐसा कुछ? दूसरा भी पढ़ दीजिए। सर दूसरा भी सर मुझे डाउट है, क्योंकि इसकी जो दूसरी पंक्ति है वो तीसरी पंक्ति से जुड़ती है। इसका है कोई बात नहीं। कठपुतली मानव मन खींचे अदृश्य डोर। तो इसमें जो खींचे वर्ड आ रहा है दूसरी पंक्ति में, वो दरअसल तीसरी पंक्ति का है, जिसे मैंने वो 7 अक्षर करने के लिए दूसरी पंक्ति में जोड़ा है। तो मुझे लग रहा है वो लाइन ऊपर नीचे हो रही है, तो शायद ये हाइकू नहीं होगा। और आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, तो सर डाउट क्लियर करिए प्लीज। कमलेश जी इस पर विचार डालें। हाँ हाँ, जी। नहीं नहीं, आप बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आप बताइए, मैं थोड़ा सा कम ही हाँ, बोल। ठीक है ठीक है ठीक, हम बोल देते हैं। सर 1 हाँ सेकंड, बर्टी ले रही हूँ, सॉरी। हाँ, कौशल, देखिए इसमें जहां तक आपके शिल्प का गठन है वो तो आपने कर लिया है, लेकिन आप जो बात कहना चाहती हैं और जिस तरह से कहना चाहती हैं उस तरह आ नहीं रही है। आप शायद ये कहना चाहती हैं कि मुस्कान तो मतलब चेहरे पे मुस्कान मतलब होठों पे है, लेकिन मन में बहुत ज्यादा उथल पुथल है, यही कहना चाह रही है हाइकू में। और ये एक मतलब स्थिति होती है, लोगों के साथ, सबके साथ होती है। तो लेकिन उसको इस तरह आप कह नहीं पा रही हैं, तो थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, नहीं तो आखिरी वाला जो आखिरी लाइन है उसको सिर्फ अंतर मन में कर दें। सौम्य मुस्कान, मुस्कान होठ पर ही होती है और कहीं नहीं होती, होठ या चेहरे पर होती है, तो लोग समझ जाएंगे। उथल पुथल है अंतर मन में,
तो अंतर मन में वो वहां से बात क्लियर हो जाएगी कि उथल पुथल अंतर मन में है, लेकिन इसे थोड़ा और भी आगे मांझ सकती हैं और थोड़ा क्लियर कर सकती हैं अपने हिसाब से। भीतर मतलब मन बाहर तो नहीं होना है, भीतर ही रहेगा वो मन, तो अंतर मन में से काम चला सकती है अभी। बहुत सुंदर। अच्छा, दूसरे देखिए कि वाक्य की स्वतंत्रता की जब बात होती है, अगर उसमें क्रिया शब्द आ जाए, शब्द क्रिया वाला, तो उससे वाक्य पूरा बन जाता है। कई बार क्रिया नहीं आ पाती, जिसके माने कि हम हाइकू नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर वो क्रिया भी आ जाए उसमें, जैसे नीचे वाले में उथल पुथल है, सौम्य मुस्कान, तो उथल पुथल है, एक तरह से पूरा वाक्य हो गया। सौम्य मुस्कान में एक छोटा सा स्टेटमेंट आ गया। अच्छा, एक बात और भी होनी चाहिए कि हाइकू आखिरी अक्षर कहिए, आखिरी शब्द पर जाकर पूरा होना चाहिए। अगर वो बीच में ही पूरा हो गया, दूसरी लाइन में ही पूरा हो गया, तो बात आगे कहने का कोई मतलब नहीं, फिर वो शब्द जो है हमारा एक तरह से कहीं निरर्थक चला गया। तो बिल्कुल आखिर तक उसका खिंचाव जाना चाहिए, तनाव का जो कविता का होता है, तो अच्छा बनता है। जी कौशल। जी सर, दूसरा और था सर, कठपुतली मानव मन खींचे अदृश्य डोर। कठपुतली मानव मन खींचे अदृश्य डोर। इसको भी आपने जो कहा है वो अच्छा कहा है, और कोई मतलब ठीक है शिल्प की दृष्टि, लेकिन अभी आप पूरा उसको थोड़ा और माजिए, थोड़ा और माजेंगे तो अच्छे ढंग से आ जाएगी यही हाइकू। आप कहना यही चाह रहे हैं ना कि मनुष्य जो है वो किसी अदृश्य हाथों की कठपुतलियां है जी और उसको खींचता है कोई, जी तो थोड़ा सा और इसको माजिए, बन जाएगा हाइकू थोड़ा। सत्यभूषण वर्मा ने हाइकू को शब्द की साधना भी कहा है। तो शब्द की साधना मतलब वो लिखे जाने के बाद भी जारी रहती है। और कौशल, आप तो गजलें भी गाती हो, बहुत अच्छा गजल समझती भी हो। गजल में भी यही होता है कि अगर आपने एक बार लिख लिया गजल को, तो ये नहीं कि वो पूरी हो गई, आप उसको अगले सालों साल तक उसको आप मांझते रहते, तब जाके कई बार उसमें बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हो जाते हैं। ऐसे हाइकू में भी हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं। आप लगी रहेंगे तो उसमें वो अच्छा भाव अच्छे ढंग से आ जाएगा। जो आप कहना चाहती हो पूरा, मतलब पूरी तन्मयता से, पूरी गंभीरता से, पूरी उसके साथ कहिए केंद्रिकता के साथ आना चाहिए, कंसंट्रेट होकर तो बात बनती है। हमने व्योम जी वाली किताब में एक जगह लिखा है कि हाइकू जो है वो जन्म तो लेता है कवि के मन में, लेकिन वो विस्तार पाता और प्रस्फुटित होता है पाठक के मन में। तो उसको ऐसे सूत्र रूप दीजिए कि वो पाठक उससे आह्लादित होता रहे, उसको जब पढ़ ले तो। ठीक है, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और ये कौशल जी, ये बहुत अच्छा जो आपने हाइकू लिखा भी बढ़िया है, और कमलेश जी ने उसकी जो जहाँ पर कहाँ पर सुधार करना। देखिए, एक बात मैं उसमें कहना चाहूँ, कठपुतली जो है वो अब एक तरह का ऐसा शब्द बन गया है कि कठपुतली कहते ही उसके पीछे का भाव अपने आप आ जाता है कि उसकी डोर कोई और पकड़े हुए। फिर अगर जरूरत हो तो उसमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप केवल कठपुतली वहां पे प्रयोग करें तो आपको कुछ शब्द और कहने के लिए गुंजाइश मिल जाएगी। यानी कठपुतली जहां आ गया, उसका भाव ही ये है कि उसकी डोर कोई और पकड़े हुए है, वो कहीं और से संचालित हो रहा है। ये कठपुतली ले कहते ही ये भाव आ जाता है। तो उसमें अलग से वो व्याख्या देने की जरूरत नहीं, उसकी जगह कुछ और शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। जी। एक बात और हमें जोड़नी है कौशल, स्नेहा जी भी और बाकी लोग जो सुन रहे हैं, हम जितने छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे हाइकू में, हमारे पास उतना ज्यादा स्पेस होता जाएगा। जितना बड़ा हमारा शब्द होगा हाइकू में, उतना ही हमारे पास स्पेस कम होगा। सही बात और है। लोग बाग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं कि उसमें जो विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, उसका इस्तेमाल कई बार हाइकू की पूरी जो मनस्थिति है वो पूरा बदल देता है। आप फुल स्टॉप की जगह वो लगा के देखिए। तो ये बिल्कुल। छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो टोटके कह लीजिए, नुस्खे कह लीजिए, ये हाइकू को अच्छा बना देते हैं। हम्म। वो ये फूल जो फूल एक मौसम मौसम है, उसमें सब समाहित किया, तो वो बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, उदाहरण। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी। ये जो हाइकू पे की बात चल रही है, तो एक मैं बात कहना चाहूंगा कि देखिए, ये कार्ड है ना, ये बाशो का ही लिखा हुआ है, ओके, और ये जिनेन लिखा है इस पे, जिनेन।
जीनन। और बाशो के हाइकू का ये सार है, मतलब इस फिलॉसफी पे बेस्ड है जिनेन। अब जिनेन क्या है? जिनेन का मतलब है, इंग्लिश में लिखा है ये, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे हम, कि मैन इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्यूचर। मैन इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्यूचर, फ्यूचर इज डिराइव्ड फ्रॉम हेवन, हेवन इज डिराइव्ड पाथ, एंड पाथ इज सेल्फ डिराइव्ड। ये छोटे, अगर आपको दिख रहे हो तो छोटे अक्षरों में ये मतलब है इसका। तो बाशो का, मात्सो बाशो का जिनेन फिलॉसफी ऑफ द वे ऑफ पोएट है, ऑफ वे ऑफ पोएट्री है। ये वहां पे मुझे जब मैं जापान गया था तो ये पोस्ट कार्ड दिया था उन्होंने, कि उनका क्या भाव है। तो उस भाव को भी आप ध्यान में रखिए तो शायद हाइकू बनेगा। बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे आज के कार्यक्रम में से भंवर लाल जी हैं, वो उन्होंने रेस किया, वो शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी भंवर लाल जी। जी, प्रणाम सभी को। आज इस आयोजन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और पहली बार हाइकू का नाम जरूर सुना था, और पहली बार आप लोगों से हाइकू का प्रशिक्षण लिया पहली पाठशाला में। और मैं आप सबका आभार प्रकट करते हुए स्नेहा जी, दीपा जी और व्योम जी सर, जितने भी हमारे मेहमान हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ। और एक मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, मैं टेस्टिंग करवाना चाह रहा हूँ सर। हाइकू बना विचार बनकर मत कर मैं, हाइकू बना विचार बनकर मत कर मैं। तो क्या इसको हाइकू माना जा सकता है? देखिए, हाइकू में ये आपने कुछ कहा, कुछ बातें कही, वो ठीक है। हाइकू 5-7-5 में भी ये बातें हैं, ढांचे में आपने कह दी, लेकिन इसमें कविता लाने के लिए हाइकू में, हाइकू अगर कहेंगे तो इसमें कुछ न कुछ कविता होना चाहिए, ठीक है। जी। सीधी बात अगर कहेंगे तो फिर वो हाइकू नहीं होगा। और कविता का कोई कविता आज तक परिभाषित नहीं की जा सकी। उसका यही है कि परिभाषा जब कह देते हैं तो हम उसको बांध देते हैं कि बस यहीं तक कविता है, जबकि कविता तो ब्रह्म का रूप है। जैसे ब्रह्म को परिभाषित नहीं कर सकते, ऐसे ही कविता को भी परिभाषित नहीं कर सकती। जिस दिन ब्रह्म परिभाषित हो जाएगा, ब्रह्म बंध जाएगा। कविता परिभाषित हो जाएगी तो उसके ऊपर जाएगी नहीं। तो कविता कितनी अच्छी लिखी जा सकती है, ये आपकी सामर्थ्य पर निर्भर है। और भविष्य में और कितनी अच्छी कविताएं लिखी जा सकेंगी, कितने इसके रूप स्वरूप होंगे, ये भी सबके लिए खुला आकाश है, खुला आसमान है, खुली चुनौती है। तो हाइकू में ये आपने जो जोड़ा है बहुत अच्छा है भंवर लाल जी, आपका स्वागत है। और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आप कुछ और अच्छा लिखें। तो इसमें कुछ कविता जैसा अगर लाएंगे तो यानी हम जो कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं फिर एक बार उसको दोहरा दूं कि हम जो भी कहना चाह रहे हैं उसे हम पहले गद्य में लिखें, ये बहुत जरूरी है। ये मैंने नवगीत की मैं कार्यशालाएं कई करता हूं, तो वहां भी मैं देखता हूं, मैं कहता हूं आप अपनी, और इवन ये हर विधा के लिए लागू होता है, क्योंकि कहा गया है गद्यम कवीनाम निक्सम बदंती। आप उसको पहले गद्य में, आप अगर लय से बहुत अच्छा आपका स्वर है तो आप उसको बढ़िया सा गा देंगे और वो गाने में सब लोग मस्त हो जाएंगे और तालियां बजा देंगे, आपको लगेगा बहुत अच्छी कविता। लेकिन जब उसकी व्याख्या की जाएगी तो शायद वो उतनी अच्छी ना हो। तो आप जो भी लिखें, हाइकू लिखें, गद्य गजल लिखें, कविता लिखें, गीत नवगीत लिखें, आप उसको गद्य में एक बार देखें कि हाँ कुछ बात बन रही है कि नहीं बन रही। एक जो सुदामा पांडे धूमिल है, धूमिल कहते हैं कि हर कविता पहले एक बहुत अच्छा व्याख्यान हो। अगर वो व्याख्यान नहीं है, अगर उसमें कुछ विचार नहीं है,
कुछ बहुत अच्छी बात नहीं है, तो फिर वो न गद्य है, न कहानी है, न कविता है, न कोई और विधा है। तो आप पहले 3-4 पंक्तियों में पहले अपनी बात लिखें कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, और फिर जी। वहां से आप टुकड़े उठाएं, और इसके लिए जितने आपके पास प्रतीक होंगे उतने ही आप बिंब बना सकेंगे, है ना? तो जब प्रतीक में बात कहेंगे आप, है जैसे हंस प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है। बिल्कुल। तो इस तरह के बहुत सारे तालाब है, ये सब जब आप प्रतीकों में इनका प्रयोग करेंगे, तो आप एक प्रतीक यानी एक प्रतीकात्मक शब्द के माध्यम से आप बहुत बड़ी बात कह सकते हैं, बहुत बड़ी बात कह सकेंगे। और हाइकू में हमें ऐसे ही शब्दों का, ऐसे ही प्रतीकों का, ऐसी चीजों का ढूंढना है। यानी पहले तो हम ये देखें हम कह क्या रहे हैं, कोई बहुत सामान्य बात तो नहीं हम कह रहे हैं, यानी उसमें कुछ न कुछ कविता जैसा कुछ होना चाहिए। और कविता के लिए ये भी माना जाता है कि हमारा जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। चाहे जिस विधा के, मैं सभी विधाओं की बात कर रहा हूँ, कि अगर हमारा दृष्टिकोण केवल रोते रहने का है, अगर नकारात्मक है, तो हम क्या दुनिया को दें? नकारात्मकता तो हमारे चारों ओर फैली हुई ही है। हम उससे उबारने के लिए, हम अगर कुंठा और संत्रास ही देने के लिए सब कुछ लिख रहे हैं, तो फिर हम क्या लिख रहे हैं? तो हम बहुत उससे कैसे गजब। कैसे व्यक्ति को थोड़ा-सा निजात दिला सकते हैं, कैसे उसमें थोड़ा-सा निकाल सकते हैं, उसकी संवेदना के साथ कैसे हम जुड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले थोड़ा-सा, क्यों कविता पहले पहले मस्तिष्क में उतरती है, दिमाग में उतरती है। कई बार हम कह लेते हैं हमने तो ये कविता 15 मिनट में लिख दी, बिल्कुल झूठ बात है। 2-2 साल कविता चलती है दिमाग में, हमारे अवचेतन में। ये हमारा जो हार्ड डिस्क है ऊपर वाला, इसमें घूमती रहती है, तब कहीं आकर के वो स्क्रीन पर आती है कि हाँ देखो, फिर स्क्रीन पर तो एक क्लिक किया आ गई, लेकिन उसके पीछे जो उसकी प्रोसेसिंग होती है, वो बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो ये भले ही हम कहें कि हमने 10 मिनट में ये हमने लिख दिया था, 15 मिनट में हमने 2-3 कविताएं लिख दी, ऐसा नहीं होता। वो पता नहीं कब से चल रही है मस्तिष्क में, दिमाग में। तो ये हाइकू के साथ ये और ज्यादा चलता है। जब हम कहीं चलते हैं, चूंकि हाइकू छोटी कविता है, कोई दृश्य हमें लगा और उसे हम जल्दी बांध, कई बार हाइकू आप कोई दृश्य देखा और तुरंत कुछ ऐसी चीज बन जाती है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि वो आपने तो बहुत अच्छी बना ली, हमने नहीं तो कभी कभी आप बहुत अच्छा बना सकते हैं, कभी आपके पास हाइकू बहुत अच्छा एकदम आ सकता है। तो लेकिन आपकी दृष्टि कैसी है, आप क्या क्या देखते हैं, आप अपने इर्द गिर्द को कैसे देखते हैं, ये भी बहुत बहुत सुंदर। हाइकू में एक एक चीज और है। हाइकू पूरी सृष्टि को संवेदना से जोड़ता है, प्राणी मात्र की संवेदना से हाइकू कविता हमें जोड़ती है। हाइकू ही सिखाती है कि कीड़ा भी उतना महत्वपूर्ण है, पेड़ भी उतना महत्वपूर्ण है, और दुनिया का कोई ऐसी चीज नहीं जो महत्वपूर्ण ना हो, है ना? तो जब हम सबके साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ते हैं, हम सबके साथ में संवेदनशील होते हैं, तो हम मनुष्य मात्र के साथ तो संवेदनशील होंगे ही। हमारी बात से किसी कीट पतंगे को, कहीं किसी पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचता है, तो हाइकू वहां पर हमें रोकने की माने अप्रत्यक्ष रूप से कोशिश करता है। तो ये कविता एक हमें जो अच्छा व्यक्ति बनाती है, वो यहाँ पर हाइकू के साथ भी यही बात होती है। जी। सर धन्यवाद एक सर। प्रश्न, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर एक प्रश्न है, पता नहीं तुकाराम जी इसमें है या नहीं, उन्होंने बोला कि आप ही पूछ लीजिए, तो उन्होंने मुझे भेजा है। तुकाराम जी ने कहा है कि काव्य का अभाव लेकिन गहन अर्थ से भरपूर 5 वर्ण की 3 पंक्तियां क्या हाइकू कहलाएंगी? ऑल्दो आप बता चुके हैं, लेकिन वो गहन अर्थ और इसमें दोनों चीज में काव्य का अभाव के साथ वो गहन अर्थ की बात कर रहे हैं, तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? तुकाराम जी बहुत काफी समय से लिख रहे हैं, बहुत जिज्ञासु हैं, मराठी में बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारे अनुवाद करते हैं, और हमारे साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं। देखिए, अब वो होते तो उदाहरण देते तो फिर ज्यादा बात स्पष्ट होती, वो कहना क्या चाहते हैं। अगर उसमें कुछ गहन बात है, तो उस गहन बात को हम सीधे सीधे भी कह सकते हैं।
हम उस गहन बात को किसी और विधा में भी कह सकते हैं। तो वो जो गहन बात है वो हाइकू को आत्मसात कर रही है या नहीं कर रही है, ये मुख्य रूप से लेना होगा। और इसको कोई परिभाषा देना कि अगर गहन बात है और उसमें काव्य नहीं है, यानी काव्य का मतलब अ, हाइकू में कविता का कोई न लय है, न छंद है, न उसमें कोई तुक है, तो उसमें गहन बात ही तो है। लेकिन गहन बात को आपने कितने सलीके से कहा है, बात ये है। अब हीरे या जवाहर को जो रत्न है, उसे आप बिल्कुल गुदड़ी में डाल करके रख दें और एक उसे सजा करके रखें, तो दोनों में अंतर तो हो ही जाता है। तो आपने किस तरह से उस बात को जो आप गहन बात है, उसमें आपने किस तरह से उसको प्रस्तुत किया है, ये अगर सामने हो तो फिर मालूम पड़े। क्योंकि हाइकू कई बार जब आप सामने पढ़े तो आप अपने आप मालूम पड़ जाता है, हाँ यार इसमें कुछ है, कुछ अच्छा है। तो ऐसा नहीं सर, होता कि कोई और कहे, आपको खुद ही मान जी। सर मैंने उनसे कहा था कि सर आप उदाहरण दीजिए, तो उन्होंने एक भेजा है, मैं पढ़ देती हूँ। हाँ, हाँ, तो कड़ी धूप में हाँ, खिले फूल का स्पर्श, छाँव मेघ की, ये लिखा है उन्होंने तुकाराम जी। अच्छा। कड़ी धूप में खिले फूल का स्पर्श, स्पर्श, हाँ, छाँव मेघ की। छाँव मेघ की। हाँ, तो बात तो बन रही है इसमें, इसमें क्या परेशानी हुई? अच्छा, अच्छी बात है। कड़ी धूप में से भी कुछ भाव निकल रहे हैं, फूल का स्पर्श और वो छाँव है, तो अच्छा बन तो रहा है। उन्हें मतलब कड़ी धूप में जो फूल का स्पर्श करने से उन्हें छाँव जैसा प्रतीत हो रहा है, इसका बिल्कुल, मतलब। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, और कविता या मैं जब कविता कहता हूँ तो वो हाइकू भी उसमें आ जाता है, और हाइकू कहता हूँ तो उसमें सारी कविताएँ आ जाती हैं। कविता में अ, अगर ऐसा हो कि उसमें एक ही अर्थ ना हो, उसमें कई-कई अर्थ खुलें। दीपा जी उसमें और अर्थ खोजें, कौसर जी दूसरा अर्थ खोजें, मैं दूसरा अर्थ निकल सकता है। तो यानी उसमें कई अर्थ निकले, कई तरह से अर्थ निकल सके। जितनी तरह से अर्थ उसके फूटेंगे, उतनी वो कविता विस्तारवादी होगी, उसका उतना फलक विस्तृत होगा और उतनी अच्छी कविता होगी। है। बिहारी का आपने नाम सुना होगा, बिहारी सतसई है, एक एक दोहे के 20-20 अर्थ निकले। तो उसमें इस तरह के शब्दों का, इस तरह का प्रयोग किए है कि आप उसमें ये भी अर्थ लगा सकते हैं, ये भी अर्थ लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। तो वो उतने तक जितने उसके अर्थ फूटते हैं, जितने उसके अर्थ संभव हो सकते हैं, उतनी वह महत्वपूर्ण कविता हो सकती है। और इसके लिए जो अभिधा शब्द शक्तियों के नाम सुने होंगे। देखिए, कविता के लिए कुछ चीजें बड़ी जरूरी होती है। एक तो प्रतीक है, बिंब है। शब्द शक्ति से आप अगर परिचित नहीं है तो कविता तब तक आप नहीं लिख पाएंगे। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, है ना। अभिधा में तो कविता बहुत कम लिखी जाती है। लक्षणा और व्यंजना, व्यंजना शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। तो ये जो चीजें हैं, ये कविता में जितनी आप अच्छी तरह से पिरो सकेंगे, जितना आप अच्छा उनका प्रयोग कर सकें, और ये सब कुछ अनुभव से आता है, अध्ययन से आता है, अनुभव से आता है। आप दूसरों की, अच्छे लोगों की अच्छी रचनाएं पढ़िए, तो ये अपने आप वहां से आपको लगता है कि हाँ, जो इस यहाँ कहा जा रहा है, ऐसा कुछ मैं भी कह सकता हूँ, मैं भी कह सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि सर ये हमें इतने शब्द आपने बोले, अविदा, लक्षणा, अव्यंजना, मुझे लगता है एक और वर्कशॉप करनी पड़ेगी, आ श्योर, है ना। क्योंकि मुझे क्योंकि लगता है कविता ये तो एक नहीं नहीं, इसकी तो धारा बननी चाहिए, मतलब ये कंटिन्यूअस, बिल्कुल ये एक इसमें वाला एक। इतना रस है, और उसके मतलब एक छोटे से ड्रॉप भर से भी इतनी तुष्टि मिलती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका निरंतर बहते रहना बहुत आवश्यक है। देखिए, बिल्कुल जितनी आप बात करेंगे उतनी आपको कुछ न कुछ कहीं से कहीं अच्छी मिलेगी। हालांकि हमने जो कविता की पाठशाला है उसमें हमने इस तरह की बहुत सारी वर्कशॉप की हैं, लक्षणा व्यंजना को लेकर के, शब्द शक्ति को लेकर के, अलंकार और कहावतों को लेकर के, भाषा की बहुत सारी चीजों को लेकर। लेकिन कविता लिखने के लिए कुछ चीजें तो बहुत आवश्यक है।
अगर आप लक्षणा व्यंजना अभिधा से परिचित नहीं है, क्योंकि शब्द की शक्तियां होती हैं, तो फिर जी अनायास तो आएंगी, क्योंकि ये सब चीजें हमारे अंदर समाहित हैं, क्योंकि हम उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन हम कभी-कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि ये हम लक्षणा और व्यंजना जब कहें तब ऐसा लगता है ये पता नहीं क्या चीज़ है, जबकि हम उसका प्रयोग खूब करते हैं, है ना? जी जैसे सही। अभी अभी थोड़ी देर बाद में मान लीजिए इसका समय हो गया, तो स्नेहा जी कहेंगे 8 बज गए। तो अब 8 बज गए का मतलब इनका ये नहीं बताना घड़ी में 8 बज गए। इनका उद्देश्य होगा, इनकी व्यंजना उसके पीछे की ये होगी कि भाई अब कार्यक्रम समेट लो। अच्छा। तो ये व्यंजना है। यानी तो इस तरह की जो शब्द शक्तियों शब्दों की जो शक्ति है वो क्या है? हाइकू में वो बहुत आवश्यक है। हाइकू चूंकि छोटे कलेवर कविता है, 17 अक्षर में कही जाती है, तो जब हम जितनी उसमें लाक्षणिक और व्यंजनात्मक बातें कहेंगे, शब्दों का प्रयोग चयन करके करेंगे, प्रतीकों को लाएंगे, एक एक प्रतीक के पीछे जिसके बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, तो हम उतना उसमें शब्द हम बचा सकते। जी एक चीज भी हम भी जोड़ेंगे इसमें जी 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 कमलेश जी। कि बहुत सारे जो हमारे नए हाइकूकार होते हैं वो कहे सुने मुहावरों को, कही सुनी बातों को, उसको वो 17 अक्षर में 5-7-5 में ढाल देते हैं। मौलिकता जो है वो कविता की एक बहुत बड़ी शर्त है। अगर वो बात पहले कही जा चुकी तो आपके कहने का कोई अर्थ नहीं, वो उसका संज्ञान लिया जाएगा। दूसरे स्नेहा जी, एक बात हमको आपसे और कहनी है, और यहाँ पे जो बैठे प्रतिभागी उनसे भी कहनी है कि एक वो जो मतलब कंट्रास्ट वाली स्थितियां होती हैं, परस्पर विरोधी जो स्थितियां होती हैं, बातें होती हैं, उनके माध्यम से भी बहुत अच्छे हाइकू निकलते हैं। मतलब विरोधी बातें जब आती हैं तो वो कई बार बहुत अच्छा एक बिंब रचती हैं हमारी कविता के लिए। तो इस तरह के कई सारे, व्योम जी तो खैर मास्टर साहब है ही है असली साहित्य के भी और हाइकू के भी, लेकिन इस तरह की बहुत सारी चीजें अनुभव से धीरे धीरे निकल के आएंगी रचनाकारों के। अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो उसको आप आजमाते रहिए, धीरे धीरे अच्छे हाइकू लिख ले जाएंगे। ऐसा नहीं, अगर आप हाइकू के साथ जुड़े हैं, गंभीरता से जुड़े हैं, तो हाइकू एक दिन आपको अपना बना लेगा। आप पहले हाइकू को अपना बनाइए। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सर। कमलेश जी, बहुत मैं बढ़िया एक प्रश्न बात पूछ आपने कही है। बस 1 मिनट में बात पूरी करते फिर दूसरा प्रश्न कोई होगा। अ, म ये बिल्कुल सही है। मेरे भी अभी जब आपने कहा तो ध्यान में आया कि मुहावरे या कहावतों को अगर आपने 5-7 में 5 तोड़ दिया, तो उसमें आपका तो कुछ भी नहीं है। आप उनको तो वो बिल्कुल हाइकू तो नहीं बन पाएगा। आपने बनी बनाई किसी घाक की या किसी कहावत को आपने तोड़ करके लिख दिया, तो वो हाइकू नहीं है। जी, पर जी कुछ पूछना चाह रही हूँ। जी, जी जी। मेरा एक प्रश्न था। हमेशा मुझे एक रहस्य सा लगता था हाइकू, अभी भी लगता है। अब भी आप लोगों के सानिध्य में भी मुझे और भी वो रहस्यमय, उसके रहस्यमय होने की का भाव और भी गहरा लग रहा है मुझे अब। तो उसी को लेकर मैंने लिखा अभी, रहस्यमय भाव शब्द क्रीड़ा में तुष्ट हाइकू। हुँ। तो यहाँ पर मेरा मेरा प्रश्न ये था कि ये जो आधे अक्षर वाले जो शब्द हैं, ये वर्जित हैं या कितने इसमें, मतलब किस प्रकार के शब्द सम्मिलित किए जा सकते हैं? यदि इसको लेकर कोई नियम है हाइकू में तो हमें ये कृपया। ये तो दीपा जी हम बता चुके हैं कि आधे अक्षरों की गणना नहीं होती, गणना में शामिल नहीं होते आधे अक्षर। जी, पर वो यदि बहुत अत्यधिक हो तो नहीं नहीं, ऐसा कितने कोई। कितने भी लिखिए आप, कितने भी लिखिए। यूकलिप्टस लिखेंगे आप तो पता चला उसमें 3 ही शब्द हुए, अक्षर हुए। तो उसमें 5-7, 5 में उसकी गिनती नहीं होती आधे नहीं अक्षर। होती। वाह! नहीं, ये तो 5-7 बहुत 5 में अद्भुत तो है। होगी। जैसे रहस्य है, रहस्य में आप कितने आपने गिने? 3 हुए ना रहस्य। रहस्यमय हाँ, तो भाव रहस्यमय। शब्द क्रीड़ा में हाँ, तुष्ट हाइकू। हाँ, तो वो उसमें मतलब 5-7 5 तो होने ही चाहिए, लेकिन वो आधा, अभी कमलेश जी ने बताया ना कि आधा अक्षर जो है वो नहीं गिना जाएगा। ओह! संयुक्ताक्षर 1 होगा। जैसे बुद्ध है, जी, अब बुद्ध में आधा दा और धा है, लेकिन जी, गिने जाएंगे 2। रहस्य में आधा सा और या भी है, लेकिन गिने जाएंगे 3। जी, समय। जी, जी। या सो मेरा पहला शब्द था रहस्यमय, रहस्यमय नहीं, मैं रहस्य। इसमें हो गए 5।
जी, मैंने रहस्यमय लिखा था। हाँ, हाँ, नहीं वो मैंने उदाहरण के लिए बताया, रहस्य में जी, 3 हो गए और जी, मैं 2 और बढ़ गए तो 3 2 5 हो गए। 5 हो गए। जी, रहस्यमय, जी, भाव बहुत है। क्रीड़ा में हाँ, सुष्ट हाइकू। हाँ। जी, ठीक है, बस यही नियम पूछना चाहिए। कोशिश करते रहेंगे सर, आपको तंग करेंगे बीच-बीच नहीं, में, नहीं, नहीं, बिल्कुल। परिभाषाएं जो है वो विद्यार्थियों हाइकू की से ही तरह। बनती है। दीपा जी, जी, परिभाषाएं जो है वो हाइकू हो ही जाए ये जरूरी थोड़ी है। जी, हाँ, तो इसलिए उससे आप परेशान ना होइए। आपने हाइकू की जी, एक परिभाषा देने की कोशिश की है, वो उसी तरह से बढ़िया हाइकू भी हो ये जरूरी नहीं है। जी, 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 हमने हम भी कोशिश करते रहेंगे। कि वैसे ये सब हम कर लेते हैं, तो इसलिए भर्तियों ने जो बताया था वो क्या कहते नहीं, हैं कोशिश इसका हाँ, उसमें कोशिश ये करिए परिभाषाएं ना दीजिए। मतलब परिभाषा को हाइकू के साथ ना जोड़िए। कमलेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि जी, ये मत मानिए कि परिभाषा है तो वो भी हमारा हाइकू जैसा ही। जी, अभिषेक जी भी कुछ जी, अभिषेक जी। जी थैंक यू। सबसे पहले तो शुक्रिया सबका, बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आज तक क्या लिख रहा था वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं कविताएं भी बहुत लिखता हूँ और कहीं कहीं जी, आपकी बातों ने मुझे बहुत अंदर तक छुआ और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद शायद अब मैं थोड़ी अच्छी कविताएं लिख पाऊंगा। पता अरे नहीं वाह, मैंने बहुत क्या लिखा है, धन्यवाद। बट बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था आपसे, मेरी एक बहुत प्रिय हाइकू है अज्ञे जी की। अज्ञे जी का नाम बहुत बार सभी ने लिया। चिड़िया की कहानी, आई थिंक, जो उन्होंने लिखा, उड़ गई चिड़िया, कांपी, फिर हो गई पत्ती। तो फिर हो उसमें उन्होंने 5-7-5 के बजाय 7-5-7 का रूल, नियम फॉलो किया। तो मेरा पूछना ये था, एक क्वेश्चन था कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि 5-7-5 के बजाय हम 7-5-7 में इसकी रचना कर देखिए, सकते अज्ञे ने कोई हाइकू अब तक नहीं लिखा, पहली बात। हैं? अज्ञे ने कभी हाइकू लिखा ही नहीं। वो जो है वो कविताओं के हाइकू नुमा कविताएं हैं, वो हाइकू नहीं है। इसलिए वो भ्रम मत पालिए कि उनकी जो 7-5-7 या वो तो उन्होंने छोटी बहर की छोटी जो कविता लिखी तो उनको हाइकू नुमा कविता कहा है। जी ठीक है, जी। तो वो उनकी हाइकू नहीं है, पहली बात। और हम्म। हाइकू का चूंकि जो उसका अनुशासन है वो तो 5-7-5 में ही रखना होगा अगर हाइकू कहना है तो। और हाइकू नुमा कविता कहते हैं तो फिर आप कैसी भी लग सकती हैं। अज्ञे जी की ये कविता जो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर तो शायद 50-100 हाइकू न्यौछावर किए जा सकते हैं। क्योंकि जी जी। चिड़िया अ, अ, आई उड़ करके एक डाल पर बैठी, बैठ भी नहीं पाई, उसने उस पर अपने पैर टेके और उड़ गई। और उसके बाद वो डाल जो है वो उसमें थिरकन हुई, कँप-कँपाई। तो वो जो आत्मा, परमात्मा, आना, जाना, बैठना, थरथराना यानी पूरे सबका दुखी होना, ये तमाम उसके अर्थ खुलते हैं। तो वो चीज़ अलग है, उसको आप कभी चाहें तो हाइकू में बाँधने की कोशिश करें तो उस तरह के भाव को आप ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि उसमें कहीं उसका पूरी-पूरी छाया ना आ जाए। ऐसा ना लगे कि पढ़ते ही किसी व्यक्ति अच्छा ये तो आज्ञेय का हाइकू है। वहाँ पर वो बात जब पहुँच जाती है तो फिर आपका हाइकू पीछे रह जाता है, ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हाइकू में बहुत बड़ी चीज़ें मैं फिर उसी बात को दोहराऊँ कि मैं इस बात का मतलब मेरा अपना विचार है कि कविता को बहुत जटिल मत बनाइए। कविता आम आदमी के लिए है, कविता सबके लिए है। जितने लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा खुल सके, कविता उतनी प्रासंगिक है, उतनी वह सर्वग्राही है। मैं फिर उसी बात कहूँगा कि एक बच्चा जिसकी मैंने कविता वो जो कार्यशाला की बात की थी, एक बच्चा ऐसा था, मुझे अब तक उसका चेहरा याद है। उसकी वो झारखंड की तरफ से था। उसका चेहरा-वेहरा भी थोड़ा-सा ऐसा था। उसकी माँ कोठियों में झाड़ू पोंछा करती थी। वो आया बड़ा रोआना-रोआना सा। बोले सर मुझको तो कुछ आता ही नहीं, मैं क्या लिखूँ? तो मैंने भाई तुम्हारे पास कुछ तो होगा। तो हमने तुमको सबसे ज़्यादा खराब बात क्या लगती? तो उसने मुझे बताया और फिर मैंने कहा इसी पे हाइकू लिखूँ। तो अब उसने हाइकू जो लिखा, उस हाइकू को आप देखिए और इस हाइकू की चर्चा
यूएस और अमेरिका, तमाम दुनिया के देशों में हुई इस किताब के माध्यम से, और कई समाचार पत्रों ने इस हाइकू को हाईलाइट किया। उसका हाइकू देखिए, यानी वो नहीं जानता क्या कविता होती, क्या किसी चिड़िया का नाम है, लेकिन उसने कहा कि मेरे पास तो मुझे तो ये खराब सबसे लगता है, मैंने कहा इसी को आप हाइकू में। उसने लिखा, मम्मी करती कोठी में झाड़ू पोंछा, मम्मी करती कोठी में झाड़ू पोंछा, टूट जाता मैं। हाँ, अब आप देखिए, बहुत यानी उसका बढ़िया। कहना था कि मुझे बच्चे चिढ़ाते, तेरी मम्मी तो दूसरों के यहाँ झाड़ू पोंछा करती, तो कि सर मुझे बहुत खराब लगता, मुझे बहुत टूट जाता। तो हाइकू, अब ये उसका मौलिक हाइकू है, कोई दूसरा नहीं कह सकता। तो आपकी जो मौलिक अनुभूतियां हैं, जिस चीज को आपने देखा है, जैसे तितली या फूल पर अगर आपको हाइकू लिखना है, तो आप घर में बैठ करके सामान्य रूप से कह सकते हैं, मैं तो फूल पे 20-25 अभी हाइकू लिख देता हूँ। फूल लाल रंग का होता है, फूल ऐसा होता है, फूल हिलता है, फूल आती है, फूल पे मधुमक्खी आती है, फूल अच्छे लगते हैं, फूल पूजा पे चढ़ते हैं, कई तरह लिख सकते हैं। लेकिन फूल पे अगर आप हाइकू लिखें, तो ये तो कोई भी लिख सकता है। अगर फूल पे हाइकू आप लिखना है, तो आपने 1000 बार फूल क्यों नहीं देखा हो, आप उस फूल को पास जाकर के बैठिए, आपको कुछ नया दिखाई देगा जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा हो, ये निश्चित है। तो उस समय जो आप हाइकू के उस क्षण को आपने पकड़ लिया और फिर उसको हाइकू में आपने बांध पाए, तो वो आपका मौलिक हाइकू है। अगर आपको तितली पे हाइकू लिखना है, तो तितली को आप नजदीक से देखिए, और तब तक देखिए जब तक आपको कुछ उससे खास चीज नहीं पड़ जाती, तब आप हाइकू लिख पाएंगे। तो ये अनुभूति की कविता है, और उस अनुभूति के क्षण को पकड़ पाना और फिर आत्मसात करना, मन में मंथन करना, और फिर अपने शब्दों में उसको बना करके लिख देना, ये है। और ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए न डिग्री की जरूरत है, न किसी बहुत ज्यादा अध्ययन तो आवश्यक इसलिए होता है कि नहीं होगा तुम्हारे पास शब्द नहीं होंगे, तो ये कोई भी लिख सकता है। जी, थैंक यू सो मच। मुझे सिर्फ एक हाइकू पढ़नी है अपनी उसी प्रसंग में, बिकॉज मैंने भी शायद कुछ देखा जी, और करा। बहुत छोटा, जी, मतलब बहुत जल्दी जी, पढ़ देता अभिषेक, हूँ। जी, जी। जाला बुन के मर गई मकड़ी, हम्म, जाला बुन के मर गई मकड़ी, थी बेईमान। जाला बुन के मर गई मकड़ी, थी बेईमान। ये भाव इसका लाइन क्या बहुत। अभिषेक, सॉरी, आखिरी लाइन क्या है इसकी? थी बेईमान। थी बेईमान। अब देखिए, इसमें आपने दोनों लाइनें बिल्कुल दुरुस्त है, सेल्फ की दृष्टि से तीसरी लाइन भी सही है, लेकिन वो थी बेईमान का क्या मतलब आप लेना चाहते हैं? मकड़ी का तो स्वभाव ही है जाला बुनना और उसमें अपनी खुराक ढूंढना, तो करेक्ट। बेईमानी कहाँ कर रही है? तो वो मर गई क्योंकि वो उसने जो जाला बुना, जो रचना रची, उसको रूप देने के पहले ही वो मर गई। अब वो किस प्रासंग में मरी, उसको कोई खा गया। मुझे लगा कि उसने अपना ईमान पूरा नहीं किया और इसलिए वो बेईमान निकली, ऐसा मुझे लगा और नहीं, मैंने ऐसा समझ लग लिया। सकता है आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो हमें भी लगना चाहिए। वो जब तक श्रोता को नहीं लगेगा ना, करेक्ट। मकड़ी की बेईमानी, जब तक उसको समझ में नहीं आएगी, आपकी बात मतलब अधूरी रह जाएगी। संप्रेषणीयता इसी को तो कहते हैं कि जी आपके मन में भी जो बात आए वो हम तक पहुंचे सही ढंग से। जी इसीलिए तो हाइकू शब्द की साधना है कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो मतलब कहिए सही ढंग से, साफ साफ कहिए। देखिए, हाइकू में सहजता भी उसका एक बहुत बड़ा गुण है। जितने जी सहज ढंग से आप बात कर पाएंगे, वो उतना ही अधिक संप्रेषित होगी अगले तक। जी जैसे अभी अभी व्योम जी ने वो बच्चे वाला हाइकू पढ़ा, अब उसमें किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहां से वो कहता है टूट जाता मैं, हम सारे लोग उसकी मनस्थिति को, उसकी वेदना को, उसकी संवेदना को बहुत अच्छी तरह समझ जी जाते हैं। जी तो ये मतलब हाइकू का की सहजता भी है, उसकी ताकत भी है। वो बिल्कुल आखिर में जाके वो बताता है कि मैं क्या हो जाता हूँ। जैसे ही वो टूटता है, उसके बाद लगता है अरे तो हम भी टूट गए उसके साथ ही। यस हाँ सर, आप वाले में अभी अभी मकड़ी की बेईमानी जो है वो हम तक नहीं पहुंच रही। आखिर मकड़ी ने क्यों बेईमानी की, क्या बेईमानी कर ली उसने? वो तो अपना जाला ही बदल दी। जी जी सर अगर वो नादान कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
अब वो क्या कर लेंगे, अभिषेक बेहतर उसके वो होंगे निर्णायक, हम लोग नहीं। अब मुझे नहीं लगता है बट कि आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, मुझे समझ में आ हाँ। रहा है। शायद मैं भी जब लिख रहा था तो मुझे कब मतलब पूरी नहीं लग रही थी, लेकिन इसमें अभिषेक जी हम फिर वहीं पर आ जाते हैं, इसे आप गद्य में लिख लीजिए। हाँ, यानी आप गद्य में लिखने से अपने हाइकू, सही होगा। हाँ जी, मैं फिर चूंकि यहाँ जितने लोग वैसे मैं सबसे कहना चाहूंगा कि हाइकू आपको दूसरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे से मत जचवाइए, आप जितने से जचवाएंगे। मैं अपने ग्रुप पे भी हाइकू दर्पण जो हमारा ग्रुप है वहां भी मैं ये कहता रहा हूँ, तो अब आपको 10 लोग राय देंगे, बहुत अच्छी भी राय आ सकती, घटिया भी राय आ सकती। कई बार आपको कोई जो आपका मितैसी है, आप उससे प्रभावित होकर तुरंत मैंने कई बार देखा है, एक हमारा हाइकू दर्पण नाम से एक ग्रुप है, समूह है, कुछ लोग इसमें जुड़े हुए हैं। कई लोग अच्छा हाइकू लिखते हैं तो मैं उसमें देखता रहता हूँ। उसके बाद में वो देखते हैं क्या ये सही है, तो दूसरा कोई डाल देता है कि इसको ये करें तो और अच्छा है, तुरंत वो काट के उसको वो कर देते हैं, और वो विचार बड़ा घटिया होता है, उससे सब बेकार हो जाता है। तो कभी कभी मैं लिखता हूँ नहीं तुम्हारा पहले वाला ठीक है। यानी आप अपने हाइकू को लिखें, आप उसको गद्य में लिख लें, किसी को मत दिखाइए, जरूरत नहीं है, और उसे आप पढ़ें। आप खुद क्योंकि आप रचनाकार हैं, आप हाइकूकार हैं, आपको लिखना है। दूसरा व्यक्ति लिखेगा, जोड़ेगा तो उसमें कुछ और चीजें वो अपने मन से जोड़ देगा, हो सकता है वो आपकी अनुभूति से बिल्कुल अलग हो। तो इसलिए गद्य में आप लिखिए, अपने आप पकड़ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या बात कही गई। ये मकड़ी वाला उदाहरण बहुत अच्छा है, आप गद्य में लिखेंगे, आपको खुद ही मालूम पड़ेगा कि अभी यहाँ पर कुछ अटका हो। तो ये बहुत जरूरी है जी। थैंक जी यू। 6:45 हो गए हैं, तो हाँ, व्यंजना अभी हो गई, 6:45 हो गई जी। सर मैं यहाँ अपना एक हाइकू पूछ व्योम सर, मैं अपना एक हाइकू पूछ जी सकती हूँ आपसे? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक लिखा, मौसम फिरा, सूखी झाड़ियां खिली बहु पुष्पों से, जैसे आजकल हो रहा है। मैं यूएस में आप मुझे कनेक्टिकट में दिख हूँ। नहीं रही। हाँ, माया जी हैं, जी जी जी। हाँ, हाँ जी, मैं आप तो बीमार बहुत हूँ अच्छे इसलिए अच्छे आए। वीडियो नहीं खोला है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। मैं भी आज बहुत स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन इसमें जुड़ गया तो थोड़ा सा बढ़िया अच्छा लग रहा। मैंने कमलेश जी से कहा था हो सकता है मैं बहुत थोड़ी देर बोल सकूं, लेकिन बढ़िया अच्छा लगता है। माया जी बढ़िया अच्छा हाइकू आप लिख रही हैं, और बहुत ही गंभीरता से आप लिख रही हैं जी। नहीं, मैं बदलती प्रकृति पर हमेशा लिखती हूँ, पर मेरे कुछ समझ में नहीं आता है कि ये सही है या नहीं। मेरे अनुसार सही लगता है। देखिए, जब आपको अपने अनुसार सही लगे तो उसको सही मानना चाहिए। और इसका एक तरीका ये भी देखिए, आप अगर उसी बात को लिखेंगे और उसी बात को हम लिखेंगे तो दोनों में अंतर हो जाएगा, दोनों की हाँ जी। अनुभूति वहां पर जुड़ जाएगी। आप इसलिए एक तरीका ये भी है कि आप अपना हाइकू लिखें, सभी के लिए है, और उसको रख दें। 8-10 जी दिन के बाद में आप फिर उसे निकालें, फिर देखें, फिर आपको लगता है बिल्कुल सही है, फिर रख दें। फिर आप 8-10 दिन बाद निकालें, फिर उसे पढ़ें ध्यान से, और फिर लगता है फिर सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन सर, अगर आपको बाद में ऐसा ये ही लगता करती है हूँ। कि इसमें, हाँ, बाद में सर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो उसे जरूर बदलें। और जी रही बात ऐसा उसके ही ढांचे करती की, हूँ। जी 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 ऐसा ही करती हूँ, पर अंतिम निर्णय फिर तो आप ही लेंगे ना, इसलिए नहीं नहीं नहीं, किसी की इजाजत। कविता में हम नहीं निर्णय नहीं 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 कैसे अंतिम निर्णय मनुष्य का खुद का होता है। खुद का ही होगा। हम केवल उसमें ये देख सकते हैं ये मुझे अच्छा लग रहा। अच्छा, एक बात मैं और यहाँ कह दूं, क्योंकि समय पूरा हो रहा है, कि कविता में कई बार हमको ऐसा लगता है कि कवि और श्रोता यानी पाठक दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। बिल्कुल गलत। जिस संवेदना के बिंदु पर, अनुभूति के जिस बिंदु पर कवि कविता लिखता है, पाठक को तभी आनंद आएगा जब वहीं पर पहुंचेगा। जैसे कुलभूषण जी रेडियो जॉकी रहे हैं, तो जिस वेव पर रेडियो से वेव छोड़ी जाएगी, अगर पाठक यानी श्रोता उसी वेव पर अपने रेडियो को सेट नहीं करेगा तो वो नहीं सुन पाएगा, उसे सुनाई नहीं देगा।
तो वहीं पर पहुंच करके संवेदना के उस स्तर पर, अनुभूति के उस स्तर पर जब तक दोनों एक आकार नहीं होंगे तब तक उस कविता का आनंद नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो आप कविता लिखते हैं तो वो जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर के एकदम कहे कि ये बहुत अच्छी, तभी आप अच्छी माने। आपको अगर अच्छी लगती है तो ठीक है। रही बात उसके ढांचे की, उसमें 2-3-4 चीजें, एक कविता में काव्य दोष होते हैं, उनसे भी कविता लिखने वालों को परिचित होना चाहिए। कुछ काव्य दोष होते हैं, कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे, तो उनसे हमें बचना होगा। वो अगर आ जाते हैं तो कविता अच्छी नहीं मानी जाती। दूसरा यह कि कविता का जो, अगर छंदस कविता लिखते हैं तो उसका एक सबका छंद विधान होता है। आप दोहा लिखते हैं तो उनका पालन करना पड़ेगा। गजल लिखते हैं तो उसमें उसका वजन जो है, उसका जो काफिया है, रदीफ है, उसका पालन करना पड़ेगा। हाइकू लिखते हैं तो हाइकू में तो बहुत थोड़ी सी अनुशासन है, 5-7-5 और स्वतंत्रता की बात करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं, तो इन्हें आप अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम निश्चित रूप से कुछ अच्छा लिख पाएंगे। जी, अब आप जैसा समझे वैसा आप। बहुत धन्यवाद सर। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा थैंक यू सर, और थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू व्योम जी। एक मैं बात पूछना चाह रही थी, मैं आप सबकी बातें सुन रही हूँ। जी मैंने कंचन जी, मैंने हाँ, जल्दी से कुछ लिखा, अब ये मुझे सिलेबस का गड़बड़ लग रहा था, ये सही है कि नहीं? वृक्ष खड़ा है सीना ताने, लुढ़के पत्थर देख पहाड़ है सहमा, राही बीज बो दे तू। ये हाइकू नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा आपका विचार है, लेकिन जो हाइकू का एक शरीर होता है, एक उसका जो ढांचा है, 5 अक्षर, 7 अक्षर और 5 अक्षर, तो उसी में आपको वृक्ष कहना पड़ेगा। मतलब सिलेबस, मतलब वृक्ष खड़ा नहीं, 2 हो जाएंगे। नहीं, सिलेबल्स नहीं चलते, हिंदी में वर्ण चलते हैं। सिलेबल्स अंग्रेजी में भी होते हैं, जापानीज में भी होते हैं। तो इसमें केवल जो वहाँ जो शब्द पुंज होता है तो वो यहाँ नहीं होता। इसमें हिंदी में वर्ण होते हैं। जैसे वृक्ष, इसमें 2 हो गए, खड़ा अच्छा, 2 हो खड़ा गए, 2 2 4 और अक्षर है अक्षर आपका तो 5 हो गए। तो इस तरह से जी, उसमें से लेना वही पड़ेगा। मैं वही समझना चाह रही थी। जी, कहाँ से हैं कंचन जी आप? धन्यवाद। मैं अभी तो देहरादून में हूँ, ओके, वैसे मैं दुबई में हूँ, पर मैं अभी जी जी, माँ से मिलने आई हूँ अपनी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप कुछ लिखिए हाइकू, और फिर हम लोग कहीं कोई समस्या हो तो हम लोग। जी, मैं बस यही जैसे मैंने एक अभी लिखा, मैंने अभी देखा था, बीच रास्ते केचुआ है पड़ा, विशाल ट्रक रोंद गया सड़क का सीना, केचुआ उठा आगे बढ़ा। तो अब मुझे समझ आ गया कि जी जी जो जी, जो आपकी सोच, अपना जो विचार है, उसको मुझे शब्दों में उसके कम शब्द अक्षरों। अक्षरों जैसे अगर हाइकू लिखना है तो, और नहीं और कुछ लिखना है तो आपकी कविता बन रही है, तो जी हाइकू लिखना है तो फिर 5-7-5 में आपको बांधना पड़ेगा। ये जी, जी जी जी। तो बीच 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 2 हो जाएगा। बीच आई में थिंक दो वर्ण हो गए। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत तो धन्यवाद सर। कौशल कुछ बोल रहे हैं, बोले। जी जी, जी जी, मैं यही कह रही थी कि अब समय हो चला है। हाँ, तो मैं स्नेहा जी को, जो आज के इस कार्यक्रम की संयोजक है और डियर जिंदगी साहित्य सेवा क्लब की अध्यक्षा है, आपको आमंत्रित करती हूँ आज के अतिथि ज्ञापन करने। स्वागत है स्नेहा जी। बहुत धन्यवाद कौशल। बहुत अच्छा संचालन रहा और बहुत बहुत ही मुझे लगता है ज्ञानवर्धक आज का जो कार्यशाला है उसे मैं मानूंगी बहुत सफल रही। और इसका श्रेय बिल्कुल व्योम सर और कमलेश सर को जाता है, जिन्होंने सब चीज से अवगत कराया। और मैं ये कहूंगी कि अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि हमने कुछ सीख लिया है, ये बहुत बिल्कुल शुरू, और इसी तरह से कार्यशाला को दोबारा करेंगे और किसी और रूप में करेंगे, जहां सजीव उदाहरण लेंगे सबसे कि ये क्योंकि ये दूसरा चरण हमारा उस तरह से रहे तो बेहतर है। तो उसमें थोड़ा सा फिर से ब्रीफ करके और हम लेंगे हाइकू के उदाहरण के रूप में, और उनको उन पर विचार विमर्श करके एक बार सुदृढ़ बहुत करेंगे बहुत अच्छी कार्यशाला रही, बहुत जी कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला।
और सर आप किस दिन मेरे हाइकू को बोलेंगे हाँ ठीक है, मैं तो लिखती हूँ बहुत हाइकू। अरे आपके लेकिन सब ठीक है रूबी जी, बहुत बढ़िया हाइकू लिख रहे हैं। तो मैं अब इस सब के साथ क्योंकि व्योम सर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो आप ये सब अपने जो प्रश्न है सजीव उदाहरण हाइकू को भेजकर उनसे वो हमेशा तैयार रहते हैं इस चीज के लिए, तो आप निजी तौर पे जरूर उनसे जुड़िए। और आज का कार्यक्रम के लिए आज के सारे अतिथि जो हमारे वक्ता थे उन सबका आभार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि वो आज आए, उन्होंने अपना समय दिया और इसी तरह से समय देते रहिए तो हमारी कविताओं में और निखार है, हमारे विचारों दृष्टिकोण, क्योंकि कविता ही नहीं होती, वो तो समागम होता है बहुत सारी चीजों का, तो उसमें सब में ही एक उच्च स्तर पर पहुंचे, इसी आशा के साथ आज की जो हमारी कार्यशाला है उसको समाप्त करते हैं। और जाने से जी पहले ये मात्सो बाशो की फोटो बहुत बढ़िया। आप देख लीजिए। ये मात्सो बाशो के मतलब घर से मिली मुझे, मात्सो बाशो के घर से मिली है। ओके, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। अच्छा कुलभूषण।